हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग, यानी कि अपना चैप्टर चल रहा था पार्टनरशिप में, अपन ने स्टार्ट किया था एडमिशन और एग्जिस्टिंग एक साथ अपन करा रहे थे। तो इसमें अपन लास्ट लेक्चर के अंदर रेशियो समझाए थे कि एनपीएसआर कैसे कैलकुलेट करते हैं और सैक्रिफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आज अपन इस वाले लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं गुडविल। अब इसमें गुडविल के लिए देखो, अपन पहले तो क्वेश्चन लेंगे गुडविल का, उसके बाद फिर आपको एंटी समझेंगे। अपने को पता है गुडविल का जो वैल्यूएशन होता है, एक तो होता है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज में दो होते हैं, एक तो सिंपल एवरेज होता है, एक वेटेज एवरेज होता है, फिर एक होता है अपना सुपर प्रॉफिट, एक होता है अपना कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन में भी दो होते हैं, एक होता है सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन और एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। आगे करने से मतलब एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। ठीक है, ये दो तरीके से। उसके बाद अपने को पता है परचेज कंसीडरेशन से भी गुडविल निकाली जाती है। ठीक है, और अब यानी कि अपन स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है तो एक बार आप इसको देखो। अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला लिखा हुआ है कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ द 2 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज मतलब भी बताया था अपन ने, एवरेज में दो होते हैं, एक सिंपल एवरेज होता है, वेटेड एवरेज होता है। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे 2020, 21, 22, 23, 24 के, ये अपने को प्रॉफिट दे रखे और ये कुछ पॉइंट दे रखे। इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है गुडविल के अंदर। ठीक, बात को समझना, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आता गुडविल के अंदर। इसके अंदर सारे एडजस्टमेंट अपन ले लिए। अब पहला पॉइंट ये कह रहा है, एन एबनॉर्मल लॉस था 1 लाख का, वॉज इनका ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 का मतलब है इस वाले ईयर में कितने का था एबनॉर्मल लॉस? 1 लाख। अब सुन लो, वो लॉस जो बिजनेस का तो नहीं है, एबनॉर्मल है, तो आपने तो क्या हुआ था वो लेस करा दिया था, लेकिन अब हमें इसको सही करना है तो हम क्या करेंगे, इस 1 लाख के एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देंगे। अब सुनना, एबनॉर्मल लॉस ऐड होता है और एबनॉर्मल इनकम लेस होती है। क्यों? वो लॉस जो हमारे बिजनेस का नहीं था, आपने लेस करा रखा था, ऐड करेंगे, इसलिए एबनॉर्मल लॉस तो ऐड होता है। और एबनॉर्मल इनकम जो बिजनेस की इनकम नहीं थी, आपने ऐड करा रखी थी, इसलिए हम उसे क्या करते हैं, माइनस। ठीक है, दो पॉइंट के बारे में समझना। तो ये एबनॉर्मल लॉस जो है 1 लाख रुपए का, इसको ऐड करेंगे क्योंकि ये बिजनेस का नहीं, तुमने लेस करा रखा है, इसलिए इसमें वापस से ऐड करना पड़ेगा। बात समझ आ गई? पहला पॉइंट। और दूसरे पॉइंट की बात करें, एबनॉर्मल गेन दे रखा है 60,000 का ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। इसमें 60,000 रुपए का दे रखा है एबनॉर्मल गेन, वो इनकम या वो गेन जो बिजनेस का नहीं था, आपने ऐड करा रखा था, उनमें से क्या कराएंगे, माइनस कराएंगे। आगे क्या नहीं समझ में? अब तुम कहोगे ऐसा क्यों करा रहे हैं? अपन ने रेशियो एनालिसिस में एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम था ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग कॉस्ट। बिजनेस का प्योर प्रॉफिट, बिजनेस की प्योर कॉस्ट। ओके, तो हम यहाँ पे प्योर प्रॉफिट में बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 ये कह रहा है, रिपेयर अ मोटर कार अमाउंटिंग 80,000। एक आपने मोटर कार की रिपेयर कराई थी 80,000 रुपए की और रॉन्गली डेबिट कर दी व्हीकल अकाउंट में। रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो खर्चा होता है वो होता है पी एंड एल का, और इन्होंने क्या कर दिया, उसको डेबिट कर दिया व्हीकल अकाउंट में, यानी कि मोटर कार के अकाउंट में डेबिट कर दिया। इसका मतलब इन्होंने असेट बना दी, उसको असेट रिपेयर करी और कहां पे डेबिट कर दिया, व्हीकल में। कौन सी डेट को? 1 जनवरी 2023 को। तो ये काम इन्होंने गलत करा है। अब यानी कि ढंग से समझना, वो खर्चा जो था पी एंड एल का, था रेवेन्यू, बना दिया इन्होंने कैपिटल नेचर। था रेवेन्यू, था पी एंड एल का मतलब रेवेन्यू, और इन्होंने लेकर बैलेंस शीट में बना दिया कैपिटल नेचर का। गलती हो गई। उस खर्चे को वापस से मुझे अपने पी एंड एल में लाना है, तो जैसे मैं खर्चे को पी एंड एल में लाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो मुझे पहले बात तो ही माइनस करना है। ठीक है, कितने रुपए का? 80,000 रुपए। पहले तो माइनस करने हैं, क्योंकि ये कहां लेगा इसको, बैलेंस शीट में, क्योंकि ये आना चाहिए था पी एंड एल में, तो पी एंड एल में आता तो हमारा नेट प्रॉफिट कम आता। अब हम करेंगे कम, 80,000 रुपए हम कराएंगे इसमें माइनस। पहली बात समझ आ गई? इसमें कोई परेशानी? अच्छा, फिर इन्होंने क्या इसमें डेप्रीशिएशन लगाया, समझना, क्योंकि इन्होंने तो असेट माना था और फिर इसमें डेप्रीशिएशन लगाया, लेकिन अब असेट है कहां है, तो जो डेप्रीशिएशन हमने लगाया होगा वो मुझे वापस से ऐड करना पड़ेगा। आगे कहानी समझ में? क्योंकि ये मेरी असेट ही नहीं है, असेट को मैंने सही कर लिया, तो इसमें जो डेप्रीशिएशन भी गलती से लग गया उसे मैं वापस से ऐड कराऊंगा। बात समझ में आ गई? यहां तो कोई। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 31/2023 वाज अंडर वैल्यूड 1 लाख। क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपए से कम था। अब ट्रेडिंग पी एंड एल में थोड़ा सा नजर डालोगे तो ट्रेडिंग में हमें पता है क्लोजिंग स्टॉक बाई साइड आता है। अगर बाई साइड अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपए से कम गया तो ऑब्वियसली बात है मेरा जीपी कमाएगा 1 लाख से, और वही जो जीपी है वही आगे नेट प्रॉफिट में जाता है, तो मेरा प्रॉफिट भी कितने रुपए से कमाएगा, 1 लाख से। तो मुझे पहले तो अपना प्रॉफिट बढ़ाना है 1 लाख रुपए, तो क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो 1 लाख रुपए पहले तो प्लस करूंगा, और यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का बनेगा ओपनिंग स्टॉक। तो वहां ओपनिंग स्टॉक अगर कम जाएगा तो अगले साल का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो मुझे वहां पे वो करवाना है माइनस। ठीक है, इसकी डेप्थ में वीडियो आप देख सकते हैं, अभी तो ये रिवीजन लेक्चर चल रहा है तो इसका मतलब समझा दिया अंडर वैल्यूड में। ठीक है, 1 लाख रुपए अपन ऐड करेंगे, आगे कहानी समझ में, और नेक्स्ट ईयर में ये क्या करेंगे, इसको लेस। क्यों? क्योंकि ये जो इस साल का तो क्लोजिंग है, तो अगले साल का ओपनिंग भी तो है। आगे कहानी समझ, क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट 2 ईयर में आता है, ध्यान से समझना, इसको एक ही जगह मत करके आ जाना। ठीक है, अब सॉल्यूशन स्टार्ट करें, ढंग से देखना इसका एक बार। ठीक है, तो यहां पे अपन लिख रहे हैं कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट समझना। सबसे पहले अपन यहां पे बात कर लेते हैं प्रॉफिट्स की, तो यहां पे लिखा पर्टिकुलर और 2020, 21, 2022, 2023 और 2024।
ठीक है, प्रॉफिट लिखे अपन ने, प्रॉफिट इसमें दे रखा है 72,000 का, 3,40,000 का, 3 नंबर से कम का क्वेश्चन नहीं बनता है, 3,80,000 का, 4 लाख का और 7 लाख का। ठीक है, ये कर दिया। पॉइंट नंबर फर्स्ट, एन एब्नॉर्मल लॉस था 1 लाख का, कौन सी ईयर में था? 20, मतलब इस वाले ईयर में। हमें क्या करना है, वापस से ऐड करना है, ऐड करेंगे इसमें एबनॉर्मल लॉस कितने रुपए का? 1 लाख का, तो ऐड कर देंगे इसमें 1 लाख। ठीक है, ये जो सेकंड वाला है यानी कि एबनॉर्मल गेन जो है 60,000 का, वो 21 में इसमें हमें लेस कराना पड़ेगा, लेस एबनॉर्मल गेन, इसमें अपन ऐड कराएंगे इसमें 60,000। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं रिपेयर की। तो देखना ढंग से, ये 80,000 रुपए रॉन्गली जो व्हीकल में इन्होंने कर दिए थे, यानी बैलेंस शीट का बना लिया था, अब हमें इसको सही करना पड़ेगा। आगे कहानी समझ में? तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ढंग से समझना इसको, लेस रिपेयर ऑन मोटर कार, मोटर कार। ठीक है, रिपेयर ऑन मोटर कार है, और कौन से ईयर में? ढंग से देखो इसको, 1 जनवरी 2023। अगर मैं बात करूं 1 जनवरी 2023 तो इस वाले ईयर में आएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 80,000 रुपए क्या करने पड़ेंगे, लेस करने पड़ेंगे 23 में से। तो हमने देखो लेस कर दिया, ढंग से समझना इस वाले पॉइंट को, 80,000। ठीक, अब हमने ये तो सही कर दिया, इस पे डेप्रिसिएशन भी तो लगाया होगा इन्होंने, और जबकि ये हमें पता है कि ये असेट है ही नहीं है, तो जो डेप्रिसिएशन लगाया तो उसे वापस से ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अब समझना ढंग से, ये 1 जनवरी 2023 को ये काम हुआ था, तो इसका मतलब ये इस वाले ईयर में तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगा, इस वाले साल में तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगा, और अगले वाले साल में पूरे के पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगा होगा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? इस वाले साल में अगर मैं बात करूं तो 1 जनवरी में तो हुआ था काम गलत, तो जनवरी फरवरी मार्च तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन तो इधर लग गया, और 1 साल का डेप्रिसिएशन इधर लग गया। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? तो चलो अब इसमें अपन क्या करेंगे, ऐड डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, मोटर कार। ठीक है, अब ढंग से समझना, यानी यहां से स्टार्ट करते हैं। तो 3 महीने का जब अपन डेप्रिसिएशन लगाएंगे इस पे, ठीक है, 80,000 रुपए पे देखना, 80,000 रुपए पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा, रेट ऑफ वो दे रखा है डेप्रिसिएशन चार्ज 10%। तो देखो 80,000 का 10% निकालेंगे और इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, तो ये आएगा आपका 2,000। ठीक है, कैसे करा सुन लो एक मिनट, 80,000 इंटू 10% और इंटू 3/12, तो ये हमारा कितना आ रहा है 2,000। ठीक, आगे कहानी समझ में, कोई दिक्कत? और ये कौन से मेथड से? एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड। अब अगली साल जब लगेगा तो पूरे 80,000 पे लगेगा, पूरा का पूरा कितना परसेंट? 10%, तो पूरा का पूरा 8,000 लिखेंगे। आगे कहानी समझ में, क्योंकि एसएलएम है, डब्ल्यूडीबी होता है यही, और भाई चेंज हो सकता है, एसएलएम की जगह डब्ल्यूडीबी आ जाता तो हम लगाते 78,000 पे, घटती हुई वैल्यू पे, डिमिनिशिंग बैलेंस पे लगता है डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीबी में। बात समझ आ गई? यही क्वेश्चन हो और इसमें डब्ल्यूडीबी आ जाए तो हमें पता है 2,000 तो यहां लग गया, तो 78 रहेगी वैल्यू, तो अगले साल जो 10% लगेगा वो 7800 लगेगा। कौन से मेथड में? डब्ल्यूडीबी में। लेकिन ये कौन सा मेथड है? एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे लगता है। तो वही 80,000 रुपए फिर लगाया हमने, 10% पूरे साल का लगेगा। यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे 3 महीने का, यहाँ पे पूरे 12 महीने। क्लियर? आगे का नहीं समझे? अब हम इसको सही कर लेंगे प्रॉफिटों को। अच्छा क्वेश्चन है ये एकदम। तो देखो यहाँ पे अगर अपन इसको ऐड करेंगे तो 1,72,000 आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन बात करें 3,40,000 में से अच्छा फोर्थ पॉइंट और है क्या? देखो देखो फोर्थ पॉइंट में क्या रखा है, क्लोजिंग स्टॉक जो दे रखा है 31 मार्च 2023 को अंडर वैल्यूड बाय 1 लाख रुपए है। अब समझना, यानी कि जो 31 मार्च अब देखो क्लोजिंग स्टॉक है 31 मार्च 2023 को अंडर वैल्यूड हुआ था 1 लाख रुपए। तो देखो 2023 की अगर अपन बात करें तो इस वाले ईयर भी है, और 1 लाख रुपए का अंडर वैल्यूड होता। अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक कम जाएगा तो ऑब्वियसली बात है हमारा जीपी कमाएगा, और जीपी पी&एल में जाता तो हमारा एनपीवी कमाएगा। तो हमें 1 लाख रुपए तो प्लस करने पड़ेंगे 2023 में, और यही जो क्लोजिंग स्टॉक है यही अगले साल का क्या बनेगा? ओपनिंग। और जब ओपनिंग कम जाता है तो प्रॉफिट बढ़ता है, तो हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं ढंग से देखना, एड क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। ठीक है, तो देखो अपन ने 2023 में अपन ने ऐड कर दिया, कितने रुपए का दे रखा है? 1 लाख रुपए। ठीक है, और यहां पे लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? 1 लाख रुपए अगले साल से माइनस कराने पड़ेंगे। क्लियर? और अब अपन इसको ऐड लेस कर देंगे, सब पॉइंटों को, सारे पॉइंट खत्म हो गए अपने। ठीक है, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 1 लाख में 72 ऐड करोगे, 1,72,000। ठीक है, और देखो 340 में से अगर 60 गए तो कितने बचेंगे? 2,80,000। ठीक है, ये पूरा 3,80,000 का 80 आ जाएगा।
उसके बाद अगर अपन बात करें तो देखो 4 लाख है, ठीक, और 4 लाख में अपने को ये 80,000 माइनस करने और इसमें ऐड करने ये 2,000 और ऐड करने 1 लाख, ऐड करने 2,000 और ऐड करने 1 लाख, तो ये आएगा 4,22,000, ठीक है। और उसके बाद करें तो 7 लाख है, ठीक है, 7 लाख है, उसमें अपन को ऐड करने 8,000 और माइनस करने हैं उसमें से 1 लाख, ये आएगा 6,08,000। बोलो ये बात सबको समझ में आ रही है क्या? यहां तक कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है इधर? ठीक, अच्छा अभी हमारा प्रॉफिट आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको बता दूं तो जैसे ये तो हमारा आ गया प्रॉफिट एक्चुअल में, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, वेट देना है, क्योंकि देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो हमें वेट देना पड़ेगा। अब तुम ये चेक करना प्रॉफिट असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है या डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है। देखो 17, 280, 380 मतलब असेंडिंग में तो हम देंगे वेट 1 2 3 4 5, और अगर ये डिसेंडिंग में होता तो हम उल्टा देते 5 4 3 2 1, जितने साल का प्रॉफिट होता है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है इसमें? तो अब अपन इसमें देंगे वेट 1, यहीं पे अपन इसका वेट दे देंगे, ठीक है। वन, 2, 3, 4 और 5, और उसी के नीचे लिख देंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब होता है प्रॉफिट और वेट का मल्टीप्लाई कराएंगे तो गुणनफल है प्रोडक्ट। तो 1,72,000, ठीक है, 2,80,000 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 5,60,000, ठीक है, 3,80,000 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 11,40,000, ठीक है, 4,22,000 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 16,88,000, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करेंगे 6,08,000 का मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे तो 30,40,000, ठीक है, ये अपना आ गया, ठीक। 172, 560, 1140, 16,88,000, 30,40,000, ठीक है, ये अपन ने कर दिया। अब अपन को यहां पे पता है निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो अपने को पता है यहां पे लिखेंगे टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। अब देखो टोटल प्रोडक्ट हम ऐड करेंगे 1,72,000 प्लस करेंगे 5,60,000, 1,72,000 5,60,000 प्लस करेंगे 11,40,000 प्लस करेंगे 16,88,000 और प्लस करेंगे 30,40,000, तो ये आएगा आपका 66 लाख टोटल 66 लाख। और टोटल वेट की बात करें तो देखो वेट को ऐड करना है 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, ठीक है, 15 का डिवाइड देंगे, तो डिवाइड करेंगे 15 का तो ये आएगा आपका 4,40,000। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ये होगा अपना आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और कितने ईयर से लेना है इसका गुडविल का करना है 2 ईयर परचेज, ठीक है। तो अपने को यहां पे निकालना है गुडविल, ठीक है, फॉर्मूला अपने को पता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो 4,40,000 और इंटू 2 करेंगे तो ये आएगा 8,80,000, ये आ गया जी आपका गुडविल का वैल्यूएशन, ठीक है, ये आ जाएगा 8,80,000। क्लियर? इसमें कोई देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में क्या है इससे ऊपर बनता नहीं है, नॉर्मल एबनॉर्मल का ले लिया, ठीक है। इन्होंने क्या करा, दो टाइप होते हैं, यानी कोई खर्चा जो था रेवेन्यू नेचर का मतलब पी एंड एल नेचर का, इन्होंने उसे कैपिटलाइज कर दिया मतलब बैलेंस शीट कर लिया। एक तो ये गलती होगी, तो इसमें तो ये गलती है। एक क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि कोई आइटम है बैलेंस शीट का और ये ले गए उसको रेवेन्यू में यानी पी एंड एल में, तो जस्ट इसके रिवर्स चलेंगे सारे एडजस्टमेंट। आगे कहानी समझ में? अगर कोई आइटम किसका था बैलेंस शीट का और लेगा उसको ये काम है पी एंड एल में, तो रिवर्स चलेगा। पी एंड एल में लेगा तो वो खर्चा पी एंड एल का नहीं था, तो हमें वो वापस से ऐड करना पड़ेगा, तो हमने वो बैलेंस शीट का बना दिया, और बैलेंस शीट का बन गया तो उस पर डेप्रिसिएशन लगाना, तो जो कि लगा नहीं होगा, अब हमें डेप्रिसिएशन लेस कराना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोगों ने डेप्रिसिएशन उल्टा करा है, प्लस कर दी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट अलग है। यहाँ पे था आइटम रेवेन्यू नेचर का, लेगा इसको बैलेंस शीट में यानी कैपिटल नेचर का बना दिया। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलिए उसके बाद अपन बात कर लेते क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, समझ गए? हो सकता है इस जगह पे ओवर वैल्यूड आता तो जस्ट रिवर्स चलेगा, ठीक है। जैसे ये इस साल तो अपना ऐड हुआ था और अगली साल लेस हुआ था, तो ये पहली साल में लेस होगा और अगले साल में ऐड होगा अगर ये ओवर वैल्यूड आता है तो। आगे कहानी समझ में? जस्ट रिवर्स ट्रांजैक्शन चलते हैं। और है ना, उसके बाद अगर अपन बात करें नॉर्मल एबनॉर्मल का, क्या तो ये क्लोजिंग स्टॉक का है, अपन ने इसके अंदर सारे के सारे एडजस्टमेंट ले लिए और इसने हमसे गुडविल के लिए बोला था कि वेटेड एवरेज से करना है, तो वेटेड एवरेज से कर दिया। अपने को पता है एवरेज प्रॉफिट दो टाइप्स होता है, एक सिंपल एवरेज होता है, एक वेटेड एवरेज। इसने बोला इसलिए करा है, नहीं बोलता तो अपन तो सबको ऐड करके 5 का डिवाइड ठोकते, सीधे एवरेज प्रॉफिट से निकाल देते और मल्टीप्लाई कराते 2 का, तो हमारी गुडविल निकल के आ जाती।
यहां तक सबको बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? अच्छा चलो अब इसमें एक बात अपन बात कर लेते हैं एंट्रीज के बारे में और बात कर लेते हैं कि एंट्रीज किस तरीके से होंगी। ठीक है, अब देखो गुडविल की एंट्री देखो, जैसे अब ये क्वेश्चन ले लिया, इसमें अपन ने बता दिया वेटेड एवरेज से गुडविल किस तरीके से कैलकुलेट करी थी। अच्छा अब ये मान के चलते हैं कि जब कोई एडमिशन के टाइम पे गुडविल का किस तरीके से अपन ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, उसको समझ लो। पहली बात यह है कि अगर कोई पार्टनर गुडविल लाएगा कैश में, अगर कोई पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है तो अपने को पता है इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल। ठीक, उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में। कौन पार्टनर करेगा? ओल्ड पार्टनर। और कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो। बस यहीं से क्वेश्चन अटकते हैं सारे कि एडमिशन के टाइम पे जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है, उसको ओल्ड पार्टनर कौन से रेशियो में बांटते हैं? सैक्रिफाइस रेशियो में। एंट्री पोस्ट होती है गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल की जगह करंट कब वर्ड यूज होगा? जब कैपिटल फिक्स्ड होगी। तो हमने सारी की सारी चीजें किसमें भेजनी है? करंट अकाउंट में। आगे कहानी समझ में? तो देखो जैसे फर्स्ट एंट्री है कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल, ये एंट्री करी उसने जब कोई पार्टनर कैश में लेके आया गुडविल। ठीक है, उसके बाद इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एंट्री पोस्ट होती है गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और स्लैश करंट। करंट कब यूज होगा? जब कैपिटल फिक्स्ड होगी। ठीक है, और कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। और सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला में पता है ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, थर्ड अगर मान के चलते, ये दो तो करनी होती है एंट्री, थर्ड वाली ऑप्शनल होती है। ऑप्शनल का मतलब होता है जब क्वेश्चन में बात दी होगी कि उन्होंने गुडविल विड्रॉ कर ली है तो हमें एंट्री करनी, नहीं तो हमें यहीं पे छोड़ देना है। अगर गुडविल विड्रॉ करते हैं तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो एंट्री ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, ये हो जाएगी जी इनकी विड्रॉ करने की एंट्री। जरूरी नहीं है विड्रॉ की एंट्री हो। ठीक, पहला पॉइंट। तो अब दूसरा पॉइंट है कि जब कोई पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता तब क्या करते हैं? दूसरे ये तरीके से समझ लो, ये तो कैश में लेके आया, कैश में। ठीक है, अब ये मान के चलो कैश में नहीं लाता, ठीक है, तो एंट्री क्या पोस्ट करते हैं? तो नए पार्टनर का एक अकाउंट ओपन होता है जिसका नाम होता है करंट अकाउंट। नए पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन करते हैं जिससे उसकी कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं आता, उसकी कैपिटल नॉर्मल बनी रहती है। ठीक है, तो एंट्री पोस्ट करते हैं, ढंग से समझ लेना इसको एक बार। न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री पोस्ट करी, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। और इस गुडविल को बांट लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंट्री पोस्ट होगी गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स करंट और स्लैश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री अपन पोस्ट करेंगे। ठीक, ये तब है जब वो कैश में नहीं लाया, ये तो कैश में ला रहा है, ये कैश में नहीं ला। अब तीसरा पॉइंट होता है कि कोई पार्टनर आया तो सही, लेकिन ना तो वो कैश लेके आया, ठीक है, कैश लाया नहीं, उसने कोई असेट आपको दे दी गुडविल के बदले में। सपोज दैट उसने अपने को एक मोटर कार दे दी, 50,000 रुपए गुडविल बनती थी, उसने मोटर कार दी। एंट्री देखना, मोटर कार अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, ये अपन ने कर दिया और फिर ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एंट्री पोस्ट हो जाएगी गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स करंट और स्लैश कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में? ये अपन बार बार बोल ही रहे, सैक्रिफाइस रेशियो में। ठीक है, सैक्रिफाइस रेशियो में आगे जाने से। और सैक्रिफाइस रेशियो का अपने को फॉर्मूला पता ही है कि ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, लास्ट लेक्चर लोड दिया था, उसके अंदर अपने सारे के सारे क्वेश्चंस कराए थे कि अपन सैक्रिफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनपीएसआर कैसे कैलकुलेट करेंगे। जब तक क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, इक्वल रेशियो माना जाता है। आगे जाने समझ में कोई दिक्कत? अब जैसे क्वेश्चन आए, ए बी पार्टनर थे, कोई रेशियो नहीं दे रखा, इन्होंने सी को एडमिट किया, आगे जाने समझ में, तो अब इनका रेशियो क्या रहा? इक्वल हो जाएगा 1:1:1। आपसे एनपीएसआर पूछेगा सीधे। और सैक्रिफाइस रेशियो, ए बी पार्टनर थे, उन्होंने सी को एडमिट किया। एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि उन्होंने सी को एडमिट किया, कुछ नहीं दे रखा, नीचे पूछा है एनपीएसआर और सैक्रिफाइस रेशियो बताइए। एनपीएसआर होगा 1:1:1 और सैक्रिफाइस रेशियो भी 1:1। आगे कहानी, जब तक तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, सब कुछ इक्वल होता है। आगे कहानी समझ में? तो ये गुडविल का, इससे ऊपर गुडविल बनती नहीं है, क्योंकि देखो कैश में लाएगा तो ये एंट्री पोस्ट हो जाएगी, कैश में नहीं लाएगा तो ये एंट्री पोस्ट, अदर देन कैश में लेके आएगा तो ये एंट्री पोस्ट हो जाएगी। क्लियर आ रही कहानी समझ में? डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ये तीन टाइप से ही है, इससे ऊपर बनता नहीं है। ठीक, विड्रॉ की एंट्री तो क्वेश्चन में अगर गिवन होगी ये बात तो करनी है, नहीं तो नहीं करनी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स्ड दे रखी है तो सबके सब आइटम किसमें जाते हैं? करंट अकाउंट में, केवल तीन चीज को छोड़ के, क्योंकि फिक्स्ड में दो अकाउंट बनते हैं। ठीक है, एक बनता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनता है आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, ये कौन से मेथड में बनते हैं? फिक्स्ड में। अब समझ लो एक मिनट इसको भी, फिक्स्ड में तो अपने को पता है इसमें केवल तीन चीज जाती है। एक तो यहां मान के चलो कैपिटल इंट्रोड्यूस या पहले से कोई बैलेंस चला आ रहा है तो वो,
ठीक है, पार्टनरशिप का पहले से चला रहा है तो कैपिटल, एक होता है कैपिटल विदड्रॉन, विदड्रॉन और ड्रॉइंग अलग अलग होती है। कैपिटल का वो पार्ट जो बिजनेस से बाहर निकाल लिया गया, जो कभी नहीं लगाया जाएगा, कैपिटल विड्रॉल बड़ी अमाउंट में होती है। ठीक है, आगे का, और एक आता है एडिशनल कैपिटल। ये तीन चीज आती है इसके अंदर। आगे समझ में। अब बात करते हैं पार्टनर्स का सब कुछ। पार्टनर सैलरी जाएगी, कमीशन जाएगा, रेम्यूनरेशन जाएगा। ठीक है, ये गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगी, क्या जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जाएगी। ठीक है, ड्रॉइंग जाएगी। ठीक है, जो भी है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट लॉस जाएगा, प्रॉफिट और लॉस सब कुछ जाएगा। बात समझ में आ रही है? जो भी कुछ है वो सब इसमें, केवल इनको छोड़कर। इसीलिए अपन ने यहां पे करंट लिखा है, क्योंकि गुडविल भी इसी में जाएगी, इसलिए यहां पे देखो करंट अकाउंट यूज करा है। तो सारी चीजें किसमें जाएंगी, करंट में। लेकिन अगर वो फ्लक्चुएटिंग से मेंटेन करता है तो एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। आगे कहानी समझ में। तो इस वाले अकाउंट की और इस वाले अकाउंट की एंट्री सीधे इसी में जाती है, सारी की सारी। आगे समझ में। अच्छा, क्वेश्चन में जब तक कुछ भी नहीं होगा तो ये माना जाता है कि फ्लक्चुएटिंग से मेंटेन करते हैं वो लोग। जब तक क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन ना तो तुम्हें दिख रही हो ना उसने बोला हो। दिखने का मतलब कैसे, एक पार्टनर के अगर आपको दो दो अकाउंट दिख रहे हैं, इस करंट अकाउंट इस कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब ये लोग फिक्स से मेंटेन करते हैं। तो समझ जाओ वो कुछ कह नहीं रहा, लेकिन आपको बता दिया, शो कर दिया। ठीक है, कुछ भी नहीं कह रहा ना, कुछ समझ में आ रहा है, तो वो कौन से मेथड से मेंटेन करते हैं, फ्लक्चुएटिंग से। एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। ध्यान से समझना इन चीजों को, क्योंकि ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस को किसी भी तरीके से घुमा सकते हैं। 100 नंबर का पेपर हर किसी बच्चे के लिए नहीं होता। कुछ माइंड का भी ध्यान रखना पड़ता है कि ये क्वेश्चन ऐसे घुमाया गया है तो इसका आंसर इस तरीके से होगा। आगे कहानी समझ में। तो ये फिक्स है और ये फ्लक्चुएटिंग में एक ही बनता है, कैपिटल अकाउंट। गुडविल का ट्रीटमेंट ऐसी होता है। वैल्यूएशन अपने समझ लेते हो, गुडविल का ध्यान रखना, फॉर्मूले अपने को याद होना चाहिए, जिसमें अपने को पहले पता है कि जो गुडविल होती है उसका पहला मेथड होता है एवरेज। एवरेज में दो होते हैं, सिंपल और वेटेज। वेटेज वाला कराया था, सारे के सारे एडजस्टमेंट ले लिए। एक होता है इसमें सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज में से नॉर्मल लेस कराते हैं तो सुपर हो जाता है, सुपर प्रॉफिट। एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन होता है, और एक होता है एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते हैं तो सीधे गुडविल आती है। एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते हैं तो पहले क्या आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, आगे समझते हैं, या कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, और उसमें से ओपनिंग कैपिटलाइज्ड वैल्यू या ओपनिंग कैपिटल लेस करा देते पार्टनर की, तो जो डिफरेंस होता है वो गुडविल होती है। क्लियर? ताकि कि ये जो गुडविल की एंट्री आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं गुडविल के, इनको अपन देखते एक बार। तो इसमें लिखा हुआ कैपिटल ऑफ द फर्म इज ₹2 लाख, मतलब जो फर्म की कैपिटल है वो 2 लाख है। ठीक है, लिखा हुआ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% है, एंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 30,000 है, और गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेस ऑफ द सुपर प्रॉफिट से करवाया। देखो हम इस क्वेश्चन को तो तब करेंगे जब हमें सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पता होगा। आगे कहानी समझ में। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। एक बार आप देखो अपने को पता है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट का। ठीक है, अच्छा अपने को पता है इसमें अपने पास जो है यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है एवरेज, यानी कि एवरेज प्रॉफिट तो अपने पास गिवन है, लेकिन अपने पास नॉर्मल प्रॉफिट नहीं। और अपने को पता है कि नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल लगी हुई है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर। और अपने को पता है कैपिटल जो लगी हुई है फर्म की वो टोटल कितनी है, 2 लाख, और उसमें एनआरआर रेट ऑफ रिटर्न कितनी रखी है, 10%। तो 2 लाख का 10% कितना होता है, 20,000। बस समझ में आ गई क्या, कोई दिक्कत है इसमें? यानी कि ये तो अपने को, अब यहां पे अगर बात करें एवरेज प्रॉफिट की, तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है 30,000 का। ठीक है, और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जो कैपिटल होती है ना फर्म की टोटल, उस पर एनआरआर लगाते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो मल्टीप्लाई करा है 10%, तो 20,000 आ गया, और ये अपना एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। सुपर प्रॉफिट अपन कैसे निकालेंगे भैया, सुपर प्रॉफिट यानी कि एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 30,000, ठीक है, उसमें से लेस करा देंगे नॉर्मल प्रॉफिट 20,000, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा आपका 10,000। फिर उन्होंने हमसे बोला गुडविल वैल्यूड करनी है, और कितने से, गुडविल इज टू बी वैल्यूड 3 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो 10,000 इंटू कराएंगे 3, तो अपने पास आ जाएगा जी 30,000। क्लियर, बात समझ में आ रही है? यानी कि एक छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, जो कैपिटल है ठीक फर्म की, उस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लेस कराते हैं, मतलब इनटू कराएंगे तो 20,000 आ जाएगा। तो ये हमारा कौन सा है, नॉर्मल प्रॉफिट। आगे क्या समझे, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, और अगर नहीं होगा तो इन्फॉर्मेशन होगी तो अपने निकाल सकते हैं एवरेज, चाहे वो सिंपल से निकलवाए चाहे वो हमसे वेटेज से निकलवाए। ठीक है, और सुपर प्रॉफिट हो गया एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, और 3 ईयर से गुडविल परचेस करवा रहा है, मल्टीप्लाई करा दिए। ठीक, आएगी समझ में आपको? अब है ना पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 हमसे ये कह रहा है, पॉइंट नंबर 2 अब पॉइंट नंबर 2 हमसे कह रहा है कि कैपिटल ऑफ द फर्म की कैपिटल दे रखी है 180, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है 12%, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 24, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। और अपने को पता है कैपिटलाइजेशन होता है 2 चीज का, सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन होता है, आ रही कहानी समझ में, और एक होता है अपना एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। अब ढंग से समझना इस पूरे क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें बता रहा हूं इसमें। देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो पहले अपन नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, और अपन को पता है फर्म की जो कैपिटल है वो 1,80,000 है,
और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दे रखी है वो 12% दे रखी है। बात समझ में आ रही है क्या? अब करेंगे 1,80,000 इंटू 12% कराएंगे तो इसका आएगा 21,600। इस क्वेश्चन को ढंग से समझना आप एक बार। 21,600 हो गया ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। आ गई समझ में? अच्छा, अपन अगर बात करें एवरेज प्रॉफिट के बारे में तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है अपने को 24,000 का, तो अपन यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट लिख दिया 24,000। क्लियर? अगर अपन बात करें सुपर प्रॉफिट निकाल देंगे कैसे, यानी कि अपना एवरेज प्रॉफिट है 24,000, माइनस करेंगे उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट 21,600, तो ये आएगा आपका 2400 सुपर प्रॉफिट आ गया। कोई दिक्कत आ गई? नहीं समझ में? अब सुनो, यहां पे मैं जो बता रहा हूं आपको, यहां पे अपन निकालने गुडविल, तो इन्होंने तो बोला है सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है, तो पहले जो हम गुडविल निकालने हैं वो निकालने सुपर प्रॉफिट से, ठीक है, उसका कैपिटलाइजेशन करके। और अपने को पता है फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। सुपर प्रॉफिट हमारा कितना है 2400 का, क्लियर है? 2400, दोनों चीजें समझाऊंगा इसी में। और एनआरआर अपने को क्वेश्चन में रखी कितने परसेंट? 12%। तो देखो एक बार ढंग से इसका, तो 2400 डिवाइडेड बाय करेंगे 12%, तो ये आएगा आपका 20,000। तो हमारी जो गुडविल आ रही है वो सुपर प्रॉफिट से आ रही है 20,000, ठीक है। इसको और कैसे लिख सकते हो, जैसे 2400 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100, 12% मतलब 12/100 है, तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 20,000 आ रही गुडविल। बात समझ में आ गई क्या? ये है सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। अब अपन बात करेंगे इसी क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन से गुडविल कैसे निकलती है। तो समझना, सबसे पहले यहां पे निकाल लेंगे हम कैपिटलाइज वैल्यू। अब कैपिटलाइज वैल्यू कैसे आएगी सुन लीजिए, एवरेज प्रॉफिट से आती है। अब एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर से कैपिटलाइज्ड वैल्यू आती है, ढंग से समझना इसको। अच्छा, इस बात कर क्वेश्चन में बात करें तो एवरेज प्रॉफिट अपने को दे रखा है 24,000 का, ठीक है, और एनआरआर दे रखी है 12%, तो निकालेंगे इसको 24,000 डिवाइडेड बाय 12%, तो ये आएगी आपकी 2 लाख। क्लियर? बात समझ में आ रही है क्या? यानी कि अपन ने कैपिटलाइज वैल्यू, अपन इसको कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट से, तो एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर करेंगे तो इसकी कैपिटलाइज वैल्यू आती है। अपन ने एक बार बताया था कि जब अगर बात करते सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालते कैपिटलाइज करते, 1 स्टेप में आ गई गुडविल, देख लो। लेकिन जब हम एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइज करते तो 2 स्टेप में गुडविल आती है। पहले स्टेप से तो कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं और दूसरे से अपन निकालेंगे गुडविल। अब आप देख लीजिए, तो गुडविल निकालेंगे तो ये कैपिटलाइज वैल्यू आई है 2 लाख, ढंग से समझना। 2 लाख की जो कैपिटलाइज वैल्यू आई है उसमें से ओपनिंग वाली जो है 1,80,000 जो पहले से दे रखी है उसको लेस करा देते हैं, तो अपना 20,000 की गुडविल निकाल के आ जाती है। इसको अपन बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। 2 स्टेप में आया, पहले तो कैपिटलाइज वैल्यू आई फिर गुडविल आई, सुपर प्रॉफिट से डायरेक्ट आती है। पूछा नहीं था इस क्वेश्चन में, लेकिन मैंने आपको बता दिया। कोई परेशानी है इसमें? कोई दिक्कत? पॉइंट नंबर 3 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा और ढंग से समझो, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3 देखो आप। अब थर्ड पॉइंट में वो क्या कह रहा है उसको एक बार ढंग से देखिए। लिखा हुआ है एडजस्टेड कैपिटल दे रखी है, ढंग से समझना। एडजस्टेड कैपिटल दे रखी है एक्स और वाई की 30,000 और 25,000। यहां देखते कैपिटल, ठीक है, एक्स की दे रखी है और वाई की दे रखी है। एक्स की दे रखी है 30,000 और वाई की दे रखी है 25,000। इसको ढंग से समझना, ठीक। स्टार्ट कर रखा है सॉल्यूशन। उसके बाद जेड से 25,000 मंगाया एज अ कैपिटल फॉर 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। यानी जेड लेके आया है कैपिटल में, ठीक है। कितनी लेके आया? 1/4 के लिए, 1/4 प्रॉफिट के लिए। उससे कैपिटल मंगाई है इन्होंने 25,000, ठीक। सबसे पहले हम निकालते हैं यहां पे टोटल फर्म कैपिटल। टोटल फर्म कैपिटल है तो हम क्या करते हैं 25,000 जो जेड से मंगाई है वो 1/4 के लिए मंगाई है, ऊपर रेसिप्रोकल कराते हैं, इसको 4 ऊपर ले जाएंगे तो टोटल फर्म की कैपिटल आ गई 1 लाख। आगे समझ में? क्वेश्चन है हिडन गुडविल का, ठीक है। 1 लाख हो गई। अब समझना यहां पे 1 लाख हो गई। अब यहां पे निकाल फर्म गुडविल। फर्म गुडविल भाई अगर इससे 25,000 कैपिटल के मंगवाए गए 1/4 के लिए तो टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1 लाख। अब अपन देखेंगे है या नहीं है, तो देखो 1 लाख में से माइनस कराया। पहले तो एक्स की एडजस्टेड कैपिटल 30,000, ठीक है, वाई की एडजस्टेड कैपिटल है 25,000 और जेड से इन्होंने मंगवाए 25,000, ठीक। बात समझ में आ गई क्या? अब सुनो 30,000 और 25 और 20 50 80,000, तो यहां पे गुडविल आ गई 20,000। इसे कहते हैं अपन हिडन गुडविल। हिडन गुडविल इसे कहते हैं हिडन गुडविल। बोले बात समझ में आई क्या? एडजस्टेड कैपिटल दे रखी थी और 1/4 के लिए से 25,000 मंगाया, रेसिप्रोकल कराया तो टोटल फर्म की कैपिटल 1 लाख होनी चाहिए। अब इन तीनों की कैपिटल इसका और इसकी कैपिटल को मिलाया तो 80,000 बैठ रही है, तो इसका मतलब इसमें हिडन गुडविल कितने की? 20,000 की। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? अच्छा, इन्होंने किसको एडमिट किया? जेड को, तो हम यहां पे लिख सकते हैं जेड गुडविल। अब वो कैसे आएगी जेड गुडविल? सुन लीजिए, 20,000 तो फर्म की है, उसमें इसका 1/4 हिस्सा है, यानी कि 5,000 की गुडविल है। क्लियर?
आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत है कि ये हिडन गुडविल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर ये कैश में लेके आता, एंट्री करते कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल, ठीक है, और गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते गुडविल अकाउंट डीआर टू एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल, ठीक है। रेशियो नहीं दे रखा है तो अपन इक्वली ले लेते, और रेशियो दे रखा था तो उसमें कर देते, यानी सैक्रिफाइस रेशियो हमें चाहिए हर हालत में, ठीक है। और अगर ये मान के चलो कैश में नहीं लाता तो इसका अकाउंट ओपन कर देते करंट, तो एंट्री पोस्ट करते जेड करंट अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट, फिर गुडविल को बांट लेते ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस रेशियो में। क्लियर? आयोग की वाला जो क्वेश्चन है हिडन गुडविल वाला, ये कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं कैपिटल का एडजस्टमेंट, ठीक है। तो कैपिटल का एडजस्टमेंट अपन करेंगे एक तो न्यू पार्टनर की ब्याह पर, ठीक है, एक होता है ओल्ड पार्टनर्स की ब्याह पर कैपिटल का एडजस्टमेंट। ढंग से समझना इस कैपिटल एडजस्टमेंट को। तो देखो ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है एस एंड सी आर पार्टनर थे शेयरिंग अ प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1 में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। लिखा हुआ है देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 इज एज फॉलो। ये बैलेंस शीट दे रखी है, क्रेडिटर्स है, बैंक लोन है, जनरल रिजर्व दे रखा है और कैपिटल दे रखी है एस और सी की, ठीक है। कैश बैलेंस दे रखा है, बैंक बैलेंस दे रखा है, डेटर में से पीवीडी लेस करा के दिखा रखा है, स्टॉक है, मशीन है, फर्नीचर है, गुडविल है और पी एंड एल है। अब समझना इस बैलेंस शीट में एक चीज तो समझ में आ गई, ये जो गुडविल है ये बंद होगी क्योंकि ये ऑलरेडी खुली हुई है, इस गुडविल को अपन बंद करेंगे। गुडविल जब पहले से बैलेंस शीट में होती है तो उसको क्लोज करने की एंट्री क्लोज करनी पड़ेगी, क्वेश्चन में बोले चाहे नहीं बोले। एंट्री अपन पोस्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। सैक्रिफाइस वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं मैं, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, यानी कि एस एंड सी ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस गुडविल को 2:1 में। एंट्री पोस्ट होगी एस कैपिटल अकाउंट या सी कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। अब इसमें पहली बात इस क्वेश्चन को यहां तक पढ़ने पर तो एक बात समझ में आ गई कि एक इसमें ये जो कैपिटल मेंटेन करते हैं ये फ्लक्चुएटिंग से मेंटेन करते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में एस और सी का सिर्फ एक अकाउंट दे रखा है। अगर डबल डबल दे रखे होते, करंट भी दे रखा हो तो समझ में आती है फिक्स्ड से मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो जो गुडविल बंद होती है वो करंट अकाउंट में बंद होती है, पहली बात। लेकिन अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन कुछ है नहीं है। अब नीचे चलते हैं, लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2017 दे एडमिट टी। इन्होंने क्या है, टी को एडमिट कराया। पहले दो पार्टनर थे एस और सी, अब इन्होंने टी को एडमिट करवाया है 1/3 शेयर के लिए। ये कह रहा है सी पेज कैश इन द बिजनेस फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल एंड ब्रिंग सफिशिएंट कैपिटल। अब यानी कि इसने वो बोला है कि जो इन्होंने टी को एडमिट करवाया है तो ये सफिशिएंट, यानी जो भी हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, गुडविल का वैल्यूएशन अभी अभी अपन ने जस्ट कराया है, ठीक है, कि कौन कौन से मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन होता है। तो गुडविल का पैसा कैश में दे देगा ये, और जो उसकी कैपिटल होगी वो कैश में दे देगा। कैपिटल गिवन नहीं है, हम ये एडजस्टमेंट करवा रहे हैं ओल्ड पार्टनर के ब्याह पर कैपिटल का एडजस्टमेंट, मतलब नए पार्टनर की जो कैपिटल होगी ओल्ड पार्टनर के ब्याह पर निकाली जाएगी, ठीक है, पहली बात समझना। अब इन्होंने यहां पे लिखा हुआ सफिशिएंट कैपिटल सो दैट सी कैन बी गिवन 1/3 शेयर ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। यानी न्यू फर्म की जो कैपिटल होगी ना उसका 1/3 देगी। अब न्यू फर्म की कैपिटल कैसे निकालेंगे वो भी आप देखेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के ब्याह पर निकलेगी, ठीक। अब यहां तक उसके बाद लिखा हुआ था गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। अपन को लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट का एवरेज करके गुडविल वैल्यूड करनी है, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है तो प्रॉफिट फॉर द प्रॉफिट और लॉस दीज 3 इयर्स वर एज 30,000 प्रॉफिट दे रखा है, ये 35,000 का लॉस दे रखा है एंड 50,000 दे रखा है प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिखा इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट द पीबीडी रिड्यूस्ड अप टू ₹9,000। देखो दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है टू और एक होता है बाय। टू मतलब तो होता है तक और बाय मतलब होता है से। अगर कोई चीज बोलिए इतने रुपए, टू अप टू मतलब इतने रुपए तक, या तो इसको इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। बाय मतलब इतने रुपए से, ठीक है, बात समझ आ रही है। अभी दोनों में समझ रहे हैं, टू मतलब तो तक होता है, इतने रुपए तक इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है जो भी बोलेगा। बाई मतलब इतने रुपए से, आगे का नहीं समझ में, बाई मतलब होता है से। अब यहां पे इन्होंने बोला है कि इट वाज आल्सो डिसाइडेड करेक्ट दैट द पीबीडी रिड्यूस्ड अप टू 9,000 9,000 रुपए तक पीबीडी रिड्यूस करना है। पीबीडी क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिख रहा होगा 24,000 रुपए का, और 9,000 रुपए तक रिड्यूस करना है, इसका मतलब 15,000 रिड्यूस होंगे, 15,000 रुपए। आगे का नहीं समझ में। और ये हमारी क्या है, लायबिलिटी, और ये हो गई हमारी कम, हम हो गए प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें पता है क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या पोस्ट होगी, पीबीडी अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आगे का नहीं समझ में, 15,000 से, क्योंकि 9,000 रुपए तक रिड्यूस करना है। आगे का नहीं समझ में, कोई दिक्कत है इसमें। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे आगे लिखा है एंड द स्टॉक इज टू बी रिवैल्यूड एट ₹120। तो स्टॉक को रिवैल्यूड किया है 1,20,000 पर रिवैल्यूड किया है। ऊपर जाके चेक करो, स्टॉक 90,000 का रिवैल्यूड करा 120 में, 30,000 का प्रॉफिट है। एंट्री पोस्ट होगी स्टॉक अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। मशीन इज टू बी रिड्यूस्ड अप टू ₹20,000। मशीन को 20,000 रुपए तक टू रिड्यूस किया गया, 20,000 रुपए तक। आओ जरा एक मिनट ऊपर, मशीन दिख रही होगी आपको 29,000, ठीक है, 20,000 रुपए तक रिड्यूस किया गया, इसका मतलब 9,000 रुपए खत्म हो गए। अगर असेट हमारी डिक्रीज होती है तो लॉस होगा। एंट्री पोस्ट होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू मशीन अकाउंट 9,000 से। बात समझ में आ रही है। रिवैल्यूएशन में बच्चों के नंबर नहीं कटते, पॉइंट समझ में आना चाहिए, क्या इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है, ठीक। उसके बाद इन्होंने आगे लिखा है, फिर इसने मशीन को हो गया, बैंक लोन बिल भी पेड ऑफ कर दिया इन्होंने। बैंक लोन जो दे रखा है ना, ये 10,000 रुपए का, ये पेड ऑफ कर। अच्छा, बैंक लोन पेड करा है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का पार्ट नहीं होता भाई। इंक्रीज डिक्रीज होती है, असेट लायबिलिटी का करते हैं तो वो आता है। बैंक लोन पेड कर दिया, कोई बात नहीं, बैलेंस शीट में से पैसा लेस करा देंगे।
ठीक है, हमने बैंक से पेड, क्योंकि जब हम बैंक लोन पेड करेंगे, आ रही समझ में, एंट्री क्या पोस्ट करेंगे, बैंक लोन अकाउंट टू बैंक, तो बैंक लोन लायबिलिटी से खत्म और असेट से बैंक में से पैसा खत्म, 10,000 रुपए। ठीक है, चलिए, और इन्होंने कहा है और प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म। इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से देखना, ये अब इसमें देखो, ये जो टी है इसको एडमिट किया है इन्होंने, अब इसकी कैपिटल तो है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने बोला कि जो टोटल कैपिटल निकलेगी न्यू फॉर्म की, तो न्यू फॉर्म की टोटल कैपिटल निकलेगी कैसे, इन दोनों पार्टनर के ब्याह पे तो निकालेंगे। ठीक है, अब ढंग से इसको समझना। सबसे पहले ना अपन बनाएंगे इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है, नॉमिनल। आगे कहानी समझ में, क्वेश्चन तुमसे ये पूछ सकता है कि जब असेट इंक्रीज होती है, असेट इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। जब असेट डिक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है, डेबिट, तो डेबिट होता है। जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है रिवैल्यूएशन डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, डेबिट होता है। और जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है। एमसीक्यूज के अंदर पूछ सकता है कौन से नेचर का होता है, नॉमिनल नेचर का। ठीक है, आगे कहानी समझ में। अब सबसे पहले अपन इसमें सॉल्यूशन स्टार्ट करें, तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे अपन। अब देखो पर्टिकुलर अमाउंट बना दिया, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं। अगर अपन बात करें तो अपन को रिवैल्यूएशन अकाउंट में स्टार्टिंग कहां से करनी है, यहाँ इस जगह से। ठीक है, इस जगह से। इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट पीबीडी रिड्यूस अप टू 9,000, 9,000 रुपए तक रिड्यूस करना है। 24,000 बन रहा था, 9,000 से अगर रिड्यूस करते तो 15,000 हमें कम करना है, 9,000 तक लाना है, अप टू 9,000 रुपए तक रिड्यूस करना है, तो 15,000 कम करने पड़ेंगे। तो हमें पता ही हमारी लायबिलिटी होती है, हमारे लिए कम हो गई तो हमारे लिए प्रॉफिट हो गया, एंट्री पोस्ट करेंगे पीवीडी अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, बाय पीवीडी, बाय पीवीडी 15,000। आगे कहानी समझ, 24,000 था, 9,000 रुपए तक रिड्यूस करना है, लिया है 15,000। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा सुनेंगे, उसके बाद उन्होंने यहां पे लिखा है कि स्टॉक इज टू बी रिवैल्यूड एट 120। स्टॉक देखो यहाँ पे 90,000 का है और यहाँ पे 120 का रिवैल्यूड है, 30,000 से बढ़ गया, एंट्री वही सेम पोस्ट हुई, स्टॉक अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन, तो बाय स्टॉक 30,000 का। दो पॉइंट समझ में आ गए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, उसके बाद उन्होंने लिखा था मशीन इज टू बी रिड्यूस्ड अप टू कितना है, 20,000, यानी कि उन्होंने मशीन को कहा है कि 20,000 रुपए तक रिड्यूस करना है, तक। जरा आना मशीन कितने की, 29, और 20,000 रुपए तक रिड्यूस करना मतलब 9,000, तो ये लॉस हो गया। एंट्री क्या पोस्ट होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू मशीन अकाउंट, तो टू मशीन। ठीक है, 9,000 से। क्लियर, बात समझ आ गई। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो उन्होंने लिखा है यहाँ पे मशीन का हो गया, और बैंक लोन है तो वो तो इसका पार्ट है नहीं है, बस अब अपन प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करेंगे। यहां पे अपने को आ रहा है 45,000। ठीक है, 45,000 में से अगर अपन 9,000 लेस कराएंगे, 45,000 माइनस करेंगे 9,000, तो आएगा अपना 36,000 का प्रॉफिट। और तुम्हें पता है इसकी एंट्री क्या पोस्ट होगी, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री पोस्ट होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू एस कैपिटल और टू सीज कैपिटल। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां पे लिखेंगे एस और यहां लिखेंगे सी, और कौन से रेशियो में, ये दे रखा है 2:1 में, तो 36,000 का 2/3 और 36,000 का 1/3। ठीक है, 36,000 डिवाइडेड बाय 3, इसका आएगा 24,000 और इसका आएगा 12,000, और टोटल आ जाएगा यहां पे 45,000। 45,000 बात समझ आ गई। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कोई दिक्कत है। अच्छा, अब आपसे पूछे कि सर रिवैल्यूएशन की अकाउंट ना बना के रिवैल्यूएशन की एंट्री पोस्ट करनी थी, तो अपन को पता है एंट्री जब तक नहीं आती तो अपन अकाउंट में पोस्ट कैसे करेंगे। तो अपन ने बताया है कि प्रॉफिट के केस में हमें पता है कि रिवैल्यूएशन खुद सीआर होता है, और लॉस के केस में रिवैल्यूएशन खुद डीआर होता है। अब ये आप डिसाइड करोगे प्रॉफिट किससे हो रहा है, लॉस किससे हो रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि अपने को पीवीडी से प्रॉफिट हो रहा था, तो प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन सीआर होगा, एंट्री पोस्ट होगी पीवीडी टू रिवैल्यूएशन। आगे गानी समझ में। उसके बाद हमें पता है स्टॉक रिवैल्यूड करा था 120 पे, यहाँ पे 90,000 का 30,000 में यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था, एंट्री पोस्ट करेंगे स्टॉक अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, मशीन 20,000 तक रिड्यूस करनी तो 9,000 का यहाँ पे लॉस हो गया था, एंट्री पोस्ट करनी पड़ेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू मशीन अकाउंट। आगे गानी समझ में। और अब ये प्रॉफिट आगे 36,000 का, इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, एंट्री पोस्ट होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। सैक्रिफाइस वर्ड यहाँ पे यूज नहीं होता। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब चलिए अब बनाएंगे इनका कैपिटल को, ढंग से देखना क्योंकि कैपिटल का एडजस्टमेंट है यहां पे। ठीक, एक बार इसको अच्छे से देखना। 3 पार्टनर है तो 3 अमाउंट कॉलम बनेंगे। पर्टिकुलर
एस सी और टी, पर्टिकुलर एस सी और टी, ठीक है, ये अपन स्टार्ट करें। अच्छा एक बात करना, इसको तो अपन स्टार्ट कर ही लेंगे, इसमें तो कोई परेशानी है नहीं है, लेकिन सबसे पहले ना 1 मिनट बात कर रहे थे गुडविल के वैल्यूएशन की, ठीक है। तो गुडविल के वैल्यूएशन के लिए ना देखो क्या बोला है, उसको ढंग से पढ़ो। यहां पे लिखा हुआ है द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। लास्ट 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट करेंगे और ठीक है उससे अपन को निकालना है। यहां पे लिखा हुआ है ना कि द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस these 3 years वर 30,000, 35,000 और 50,000। तो देखो हम यहां पर निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट अपने को पता है लास्ट 3 ईयर का, तो देखो एवरेज प्रॉफिट के लिए पहले साल का तो दे रखा है 30,000 रुपए का प्रॉफिट, तो अपन को 30,000 प्लस, और ये ब्रैकेट में यानी कि लॉस दे रखा है कितने रुपए का अपने को 35,000 का, ठीक है, ये लॉस है, ठीक। और उसके बाद फिर अपन प्लस कर रहे हैं इसमें कितना 50,000 का फिर प्रॉफिट दे रखा है अपने को, ठीक। और इसमें डिवाइड करेंगे 3 का, तो अपना एवरेज प्रॉफिट यहां पर निकल के आएगा, ठीक। यानी कि 30,000 प्लस करेंगे इसमें 50,000, 30,000 प्लस 50,000 और माइनस कराएंगे इसमें 35,000, तो ये आएगा आपका 45,000 एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। बात समझ आ रही है? अच्छा एक बात समझना है यहाँ पे, जो एक बात आपको समझानी थी कि इस जगह पे 45 में डिवाइड अपन करेंगे 3 का, ठीक है, तो अपना कितना आ जाएगा 15,000 आ जाएगा, क्लियर। आगे करने से अब अपन को इसमें और कुछ नहीं करना कि कितने ईयर से परचेस करनी है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इसने यहाँ पे लिखा है क्या है कि द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, एवरेज 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट अपन को निकाल लिया, इसका अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपना 40, लेकिन अगर ये 3 टाइम्स नहीं होता तो बस ये गुडविल होती, आगे कहानी समझ है। लेकिन अब अपन को 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना, तो यहां पे लिखेंगे गुडविल 15,000 इंटू 3, तो ये आ गया आपको 45,000। बोलिए कोई दिक्कत? ठीक है, 45,000 की गुडविल आ गई, क्लियर है। अब समझना ढंग से जो बात है, यहां पे इन्होंने आगे क्या बोला है, इन्होंने बोला जो इसको 130 के लिए एडमिट कराया तो ये कैश में देगी, गुडविल भी और कैपिटल भी, दोनों के लिए इसने बोल दिया है। आगे कहानी समझ में? अच्छा अब पहले समझना, ये 45,000 की तो गुडविल अपन ने वैल्यूड कर ली, अगर अपन इसमें बात करें इसकी गुडविल की, टी की गुडविल की, तो 1/3 निकलेगी। तो 45,000 का अगर अपन 1/3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 15,000 आ जाएगा। तो अपन मैं इसको यही लिख देता हूं यहां पे कि सीज टीज गुडविल, ठीक है, टीज गुडविल है तो 45,000 का 1/3 करेंगे तो 15,000 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब बात समझना, ये 15,000 की जो गुडविल ये टी लेके आएगा कैश में, ठीक है। तो एंट्री अपन पहले तो ये पोस्ट करेंगे कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल और गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइस रेशियो में। अब इस क्वेश्चन में तो वहीं पे पढ़ने पे ये पता नहीं चली कि कौन ने कितना कितना सैक्रिफाइस करा है, जब तक क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइस रेशियो होता है, निकालने की जरूरत नहीं है, निकालने की जरूरत नहीं है, वही सैक्रिफाइस होता है। आगे कहानी समझ में, ओल्ड रेशियो, जब तक पूरे क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नए पार्टनर को एडमिट कराया गया, कितने कौन कौन कितना कितना सैक्रिफाइस कराया ये क्वेश्चन में कवर नहीं है, ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस होता है, इसको थोड़ा सा ढंग से समझना। आगे कहानी समझ में कोई दिक्कत है? अब अपन यहाँ पे 15,000 जो है वो कौन कौन लेगा, एस और सी, कौन से रेशियो में, 2:1 में, क्लियर है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब देखो, अब यहाँ पे देखो बाई बैलेंस एस और सी का 1,20,000 और 60,000, यहाँ पे लिखेंगे 1,20,000 और 60,000। बोले बात समझ आ गई? पहला पॉइंट, कोई दिक्कत कोई परेशान? चलिए उसके बाद आप समझना, यहाँ पे ये तो अपन ने कर दिया, फिर अपने पास आया था रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, तो 24,000 यहाँ पे लिख दिया बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, लिख दिया अपन ने 24,000 और 12,000, ठीक। 2 पॉइंट क्लियर। स्टेप बाय स्टेप चलना, पहले सबसे पहले बैलेंस लिखना, फिर जो रिवैल्यूएशन है और उसका वो करना। अब बैलेंस शीट के अंदर देखना कोई प्रॉफिट लॉस तो नहीं, तो गुडविल दे रखा ये बंद होगी, पी एंड एल दे रखा ये बंद होगा, कौन से रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा उधर, ठीक है। तो यहां पे लिखा अपन ने सबसे पहले बाय जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, कितना दे रखा है 30,000 दे रखा है, 3 का डिवाइड देंगे तो 20,000 और 10,000 आएगा, यहाँ पे 20,000 और 10,000, ठीक। उसके बाद गुडविल दे रखी है, इसे बंद करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे टू गुडविल, आगे समझ में, 24,000 और 12,000, ठीक है। 36 को 2:1 बांटेंगे। प्रॉफिट लॉस दे रखा है 9,000 का, तो ये बचेगा 2 पी एंड एल 6,000 और 3,000, क्योंकि इसमें 9,000 में 3 का डिवाइड देंगे, 3 3 9, 3 2 6 और 3 1 3, तो ये गुडविल कंप्लीट, ये पी एंड एल कंप्लीट और जनरल रिजर्व, ठीक है। प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो कर दिया हमने, यहां तक बात समझ में आ गई सबको। अब चलते हैं आगे। अब ये गुडविल लाए 15,000 रुपए, कौन लेके आएगा, टी। जब इससे गुडविल मंगवाई जाएगी तो पहली एंट्री कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल, और उस गुडविल को बांटेगा कौन कौन, एस और सी, कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस, और सैक्रिफाइस रेशियो तो गिवन नहीं होता, तो ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस होता है। बात सबको समझ में आ रही है? यहां पे हमने लिखा बाय गुडविल, बाय गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल भी लिख सकते हो, ठीक है, गुडविल भी लिख सकते हो। तो हम 15,000 को अपन बांटेंगे कौन से रेशियो में, 2:1 में, तो 10,000 और 5,000 आएगा,
बोलो ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? अच्छा अब यहां उसके बाद अब तो कुछ है नहीं है, देखो रिवैल्यूएशन का मार दिया, बैलेंस लिख दिया, बैलेंस शीट के जो भी प्रॉफिट लॉस थे वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, गुडविल जो पार्टनर लेके आया वो कर दिया। आगे कहानी समझे, क्योंकि इसने बोला कैश में देगा गुडविल और एक कैपिटल भी सफिशिएंट देगा। अब हमें यहाँ पे बात क्या करनी है, अब हमें यहाँ निकालना है बैलेंस। पहले किस किस का निकालेंगे, एस और सी का, ढंग से समझना इसको, ठीक है? हमने यहाँ पे निकाला टू बैलेंस कैरिड डाउन, उसको थोड़ा सा ढंग से समझना तो आपको समझना है। अब इनका बैलेंस निकालेंगे, ठीक है? बैलेंस देखिए आप एक बार, देखो 1,20,000 प्लस करेंगे 24,000 प्लस करेंगे 20,000 और प्लस करेंगे 10,000, यह आएगा 174, 1,74,000। उसमें से माइनस करेंगे यहाँ का 24,000 और माइनस करेंगे 6,000, तो ये आएगा आपका 1,44,000। बात समझ में आ रही है क्या वाले? इसमें तो कोई इशू नहीं है, ठीक? इसको समझ लो ढंग से, एडजस्टमेंट 60,000 सी का ऐड करें, फिर 12,000, फिर उसके बाद ऐड करेंगे 10,000, फिर ऐड करेंगे 5,000, तो ये आ रहा है आपका 87, ठीक है? 87 में से माइनस कराएंगे 12,000 और माइनस कराएंगे 3,000, तो ये बैलेंस आ गया इनका जी 72,000, ठीक है? इसको अपन करेंगे टोटल 87,000, ठीक? ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? चलिए अब समझना इसको ढंग से। अब आगे अपन इसमें क्या करने वाले हैं, तो मैं यहां से रिवैल्यूएशन अकाउंट इरेज कर रहा हूं, ठीक है? अपन किस तरीके से करेंगे यहां पे, अब देखो, अब यहां पे होगा क्या, इनका अपन ने बैलेंस लिखा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, पीस कैपिटल निकालनी है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं यहां पे, टोटल फर्म कैपिटल निकालेंगे, ठीक है? अब टोटल फर्म कैपिटल कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हमने एस और सी का बैलेंस ऐड करा 144 और 72, 144 और 72 ऐड करा, ठीक है? अच्छा एक बात समझना कि अगर रिमेनिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, रिमेनिंग प्रॉफिट कैसा है, टोटल फर्म का प्रॉफिट अगर एक है और उसमें से अगर इसको 1/3 के लिए देते हैं तो इसका मतलब कितना बचेगा, 2/3। ढंग से समझ लो इसको, 1 में से 1/3 लेस करते हैं तो 2/3 बचेगा। तो 2/3 किस किसका है, एस का और सी का, ठीक है? क्योंकि 1/3 के लिए तो इसको एडमिट ही कर रहे हैं, तो ये इन्हीं की तो कैपिटल है। 144 और 72 किस किस की, एस और सी की, कितने के बराबर है, 2/3 के बराबर है या नहीं है? इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या होगा, 3 ऊपर जाएगा, यहाँ पे 3। आगे कहानी समझ में, तो टोटल फर्म की कैपिटल निकल के आ जाएगी ना। चलिए तो इसको अपन करेंगे, तो देखो 1,44,000 प्लस करेंगे इसमें 72,000, डिवाइड करेंगे इसमें 2 और मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 3, तो टोटल फर्म की कैपिटल आएगी 3,24,000, ठीक है? और उसमें हमको पता है यहाँ पे निकालना है टीज कैपिटल, और टीज कैपिटल हम कैसे निकालेंगे, 3,24,000 का 1/3, ठीक है? तो ये आएगा 1,08,000, ये कैपिटल का एडजस्टमेंट है। बोलो बात समझ में आई क्या? यानी कि पहले अपन ने इनका बैलेंस निकाल लिया। देखो एक बात समझाऊं, जब ओल्ड पार्टनर्स की बिहाफ पर कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं ना, तो सबसे पहले जो ओल्ड पार्टनर उनका बैलेंस निकाल दो, सबसे अच्छा मेथड है, सिंपल मेथड है। निकाल दिया बैलेंस, उन दोनों को ऐड करा है, तो हमें पता है कितने रेशियो के बराबर है। जब हमें पता है कि हमने टी को अगर 1/3 के लिए एडमिट कराया है, तो 1 में से 1/3 अगर लेस करेंगे तो 2/3 के लिए तो ये, और 2/3 के लिए इनकी कैपिटल दे रखी है दोनों की, तो रेसिप्रोकल कराया तो टोटल फर्म की कैपिटल निकल के आ गई, उसमें 1/3 निकाला 1,08,000। कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी है? अब टी कैपिटल लेके आएगा तो क्या एंट्री पोस्ट करेंगे, ये एंट्री पोस्ट करेंगे कैश अकाउंट डीआर टू टीस कैपिटल, और कैपिटल का अकाउंट में यहां पे लिखेंगे बाय कैश, और टी के अकाउंट में लिख देंगे 1,08,000, ठीक है? टोटल करेंगे 1,08,000 और बैलेंस लिख देंगे यहां पे 1,08,000। बोल बात समझ में आई क्या? ये वर्किंग नोट है आपका, ठीक है? ये वर्किंग नोट है और ये मेन है, बनाने पड़ेंगे आपको। वर्किंग नोट पार्ट होता है सॉल्यूशन का। आ रही बात समझ में? तो ये अपन ने कैपिटल अकाउंट देख लिया, कोई दिक्कत है इसमें? सबसे मेन था इसमें कैपिटल का एडजस्टमेंट करना, और ये कैपिटल के एडजस्टमेंट के बिहाफ पे अपन कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स के बिहाफ पर कैपिटल का एडजस्टमेंट है। आ गई कहानी समझ में? और अब अपन बनाएंगे इसमें बैलेंस शीट, ठीक है? तो बैलेंस शीट देखो आप एक बार, बैलेंस शीट भी इसकी सिंपल है, क्योंकि कंपनी में तो बैलेंस शीट बनती है अपने स्केड्यूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग, समझ रहे हो? और इसमें बनती है जो अपन बनाते हैं बिजनेस के अंदर। अब एक बार इसकी बैलेंस शीट देखिए, और ये क्वेश्चन ना 20 मिनट हाईएस्ट है इस क्वेश्चन को रेंज करने की। ये तो अभी हम चलो समझा के कर रहे हैं, इसलिए जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये 20 मिनट से में हो जाएगा, उससे भी कम टाइम में हो जाएगा। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट, अमाउंट।
अब ढंग से समझते चलना। देखो क्रेडिटर था, क्रेडिटर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, एज इट इज लिखूंगा, ढंग से समझना इस पूरी को, बैलेंस शीट को भी। क्रेडिटर इसमें अपन लिख देंगे 30,000, ठीक है। अगर अपन बात करें बैंक लोन, तो इन्होंने बोला बैंक लोन पेड ऑफ, ये रहा, बैंक लोन विल बी पेड ऑफ। तो अपन क्या करेंगे, इधर से तो हटा दें बैंक लोन, और यहां से हम बैंक में से भी पैसा लेस कराएंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत? भाई बैंक लोन हटा देंगे तो बैंक लोन से भी 10,000 रुपए पेड करेंगे, तो एंट्री बैंक लोन अकाउंट या टू बैंक हटा दिया, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब बात कर लेते हैं जी कैपिटल के बारे में, ठीक है। अब कैपिटल सुन लो, अपने को पता है इसमें कैपिटल का जो टोटल बैलेंस है वो तो अपने को पता है 3,24,000, वो तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अपने को पता है उसमें एस, सी और टी का, एस का बैलेंस तो है 1,44,000, इसका 72,000 और उसका 1,08,000 जो इससे भी मंगवाया था। बोलो ये बात समझ आ गई, हो गया 324, डन। अब इधर जाओ, कैश बैलेंस, इस पे मेन ध्यान देना, बच्चों की सबसे ज्यादा गलती होती है कैश बैलेंस के अंदर, इसमें सबसे ज्यादा गलती होती है बच्चों की। कैसे, सुन लो ढंग से। 20,000 तो पहले से था, तो ये तो हो गया 20,000, ठीक, पहला पॉइंट। उसके बाद इससे गुडविल का पैसा मंगवाया गया टी से 15,000 रुपए, गुडविल का 15,000 रुपए कैश में लेके आया, ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा, इससे 1,08,000 कैपिटल कैश में मंगवाई गई, तीसरा पॉइंट। आएगा नहीं समझ में, ठीक। इसके अलावा और इसमें हमने कुछ नहीं किया, इससे गुडविल मंगवा ली 15,000 की और कैपिटल मंगवाई 1,08,000 की, इसका अपन टोटल करके बाहर लिख देंगे, ठीक। कितना कितना रहा, 1,08,000 20,000 प्लस 15,000 और प्लस 1,08,000, इसका जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 1,43,000 पहला। उसके बाद अपन यहाँ पे लिख रहे हैं बैंक बैलेंस। अब जरा बैंक बैलेंस पे भी ध्यान देना, पहले से बैंक बैलेंस जो था हमारा 20,000 था, तो 20,000 में से 10,000 लेस करा देंगे। क्यों लेस करा देंगे, अभी भी बताया था आपको, बैंक लोन पेड ऑफ करा दिया तो बैंक से पैसा चला गया, तो अब केवल कितने रुपए का बच गया, 10,000 का, ठीक है। 2 पॉइंट क्लियर। तो उसके बाद आते हैं डेटर पे। तो सन्ड्री, अगर डेटर की बात करें तो सन्ड्री डेटर दे रखे आपको बैलेंस शीट में 60,000, और लेस कराएंगे इसमें से पीवीडी, और पीवीडी अपने को पता है इसमें कितने रुपए का होगा, केवल 9,000 का रह गया, तो 51,000 दिखाएंगे। आगे कहानी समझ में, ये लिखा है ना, पीवीडी रिड्यूस अप टू 9,000, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्टॉक, और स्टॉक इन्होंने रिवैल्यूड करा था 1,20,000 पे, तो 1,20,000 लिख दिया, ठीक है। 90,000 था पहले, 120 वैल्यूड किया। अब बात कर लेते हैं मशीन के बारे में। मशीन उन्होंने बोला 20,000 तक रिड्यूस करनी, तो 20,000 रुपए लिख दिया, 20,000, क्योंकि 9,000 रिड्यूस कर दी ना, यहाँ पे लिख रहा था ये, क्लियर। उसके बाद बात कर लेते हैं फर्नीचर से, कोई पॉइंट नहीं था फर्नीचर का, फर्नीचर एज इट इज लिख देंगे 10,000। बोले बात समझ में आ गई। उसके बाद अगर अपन बात करें गुडविल प्रॉफिट लॉस, तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और अब इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, कोई नई असेट है नहीं है, कुछ है नहीं, ठीक है। टोटल करेंगे इसका। अब देखो 30,000 प्लस 3,24,000 ऐड करेंगे, तो ये आ गया 3,54,000, ठीक है। एक बार अपन बात करेंगे असेट साइड में, ऐड करते हैं 1,43,000 प्लस करेंगे 10,000 प्लस करेंगे 51,000 प्लस करेंगे 1,20,000 प्लस करेंगे 20,000 और प्लस करेंगे 10,000, तो ये आ गया आपका 3,54,000, जो भी बैलेंस शीट। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो जो भी एडजस्टमेंट जिस भी असेट है वो कर लिए। मेन एडजस्टमेंट ध्यान से रखना, एक तो कैश का हो गया, एक इसमें डेटर का, और ये कैपिटल का एडजस्टमेंट दिया। ओल्ड पार्टनर के व्यापार कैपिटल का एडजस्टमेंट था, नए पार्टनर की कैपिटल देनी रखी थी, उससे मंगवाई थी, और दोनों चीज उसने कैश में दी है, गुडविल भी और क्या कहते हैं कैपिटल भी। अगर वो नहीं देता तो करंट अकाउंट ओपन करते गुडविल के लिए, ठीक। आयोग के क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया। तब ये देखो कैपिटल एडजस्टमेंट है सेकंड, यानी कि अभी अपन ने जो क्वेश्चन लिया था वो तो लिया था ओल्ड पार्टनर्स के ब्याह पर कैपिटल का एडजस्टमेंट, और ये वाला जो एडजस्टमेंट ले रहे कैपिटल का, ये न्यू पार्टनर के ब्याह पर कैपिटल का एडजस्टमेंट। ढंग से समझना, क्वेश्चन 1 नंबर है ये वाला भी। लिखा हुआ है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन 6:5:3 रेस्पेक्टिवली, यानी कि 3 पार्टनर एबीसी और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:5:3। ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है, क्रेडिटर है, बीपी है, जनरल रिजर्व दे रखा है, कैपिटल दे रखी है एबीसी की, कैश, डेट, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग और गुडविल दे रखी है। गुडविल पढ़ने से पता चल गई कि अपन को क्लोज करनी पड़ेगी जो पहले से ओल्ड गुडविल दे रखी है। दे एग्री टू टेक डी इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/8 शेयर, मतलब 1/8 के लिए आया, 1/8 शेयर के लिए इसको एडमिट किया गया है। अब क्या क्या कह रहे हैं, पॉइंट फर्स्ट, द फर्नीचर भी डेप्रिशिएटेड बाय 5840, यानी कि फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना, कम करना है। तो अपने को पता है जब अपन डेप्रिशिएट करेंगे तो लॉस हो जाएगा, एंट्री पोस्ट होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डी टू फर्नीचर, ठीक है। कितने रुपए से, 5840, मतलब बाय मतलब होता है से, ठीक है। एन ओल्ड कस्टमर, इस पॉइंट को समझना अच्छा है, एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड एज प्रॉमिस टू पे 4,000 फुल सेटलमेंट इज फुल डेट। अब देखो हुआ क्या, कोई डेटर थे पहले, वो बैड डेट मान लिए गए थे, तो फर्म ने उसको क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन कुछ बात आई होगी बाद में, तो उसने बोला कि वो 4,000 रुपए आपको पे करेगा, तो फर्म के लिए एज इनकम होगी, प्रॉफिट हो गया एक तरीके से। एंट्री क्या पोस्ट करेंगे, सुन लीजिए ढंग से, डेटर अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि 4,000 के डेटर वापस से बढ़ेंगे। आगे कहानी समझना, क्योंकि ये प्रॉफिट हो गया, क्योंकि उसने
प्रॉमिस कर दिया वो पे कर देगा 4000। फर्म ने इसको बैड डेट मान लिया था, खत्म कर दिया था अपनी बैलेंस शीट से। बाद में इसको कुछ आया होगा कि मुझे पैसे देने चाहिए, इसने बोला कि मैं आपको जितना भी मेरा बनता है उसमें मैं 4000 रुपए आपको दे दूंगा फुल डेट में। तो 4000 रुपए देगा तो फर्म के लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, प्रॉफिट हो जाएगा, एंट्री पोस्ट हो जाएगी, डेटर अकाउंट डेट टू रिवैल्यूएशन, 4000 के हमारे डेटर बढ़ जाएंगे। ठीक है, पॉइंट आगे समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। थर्ड पॉइंट है दैट अ प्रोविजन ऑफ 2640 वी मेड आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, कोई रिपेयर था उसका आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल था, उसके लिए हमें प्रोविजन क्रिएट करना है। लायबिलिटी है कितने रुपए की, 2640 की। जब लायबिलिटी बढ़ती है तो लॉस होता है, एंट्री पोस्ट होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR2 आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, और बैलेंस शीट में भी जाएगा ये। क्लियर, आ रही बात समझ में, ध्यान से समझना ढंग से क्वेश्चन को। दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैविंग एप्रिशिएटेड बाय बॉट अप टू रुपीज 1,13,820, मतलब जो आपकी लैंड एंड बिल्डिंग है ना, इसको 1,13,820 रुपए तक बढ़ाना है तक। तो देखो अगर इधर बात करें तो लैंड एंड बिल्डिंग 90,300 की दे रखी है, ठीक है, और उसके बाद अगर अपन बात करें तो ये डिफरेंस जो है उसमें कर लेंगे, ठीक है, डिफरेंस का जो अमाउंट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, उसको अपन रिवैल्यूएशन में दिखाएंगे। यहाँ पे लिखा है दैट डी शुड बीइंग इन 29400 एज इज कैपिटल, 29,400 तो कैपिटल के दे रहा है, और 28,140 एज गुडविल के दे रहा है। आगे कहानी समझ में, कैपिटल भी दे रहा है, गुडविल भी दे रहा है। अब पॉइंट नंबर 6 पढ़ना, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट, सारे के सारे एडजस्टमेंट, द कैपिटल अकाउंट बी ओल्ड पार्टनर्स बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ डीज कैपिटल। डी मतलब नया पार्टनर, उसकी कैपिटल के बिहाफ पर कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है, और इससे पहले लिया था ओल्ड पार्टनर के बिहाफ पर न्यू पार्टनर की कैपिटल का, क्योंकि जो नया पार्टनर है तो उसकी कैपिटल तो दे नहीं रखी थी, ओल्ड के बिहाफ पर निकाली थी, यहाँ पे डी की तो दे रखी कैपिटल, उसके बिहाफ पर कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि कैपिटल इज शेयर इन द बिजनेस, एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और बॉट इन बाय ओल्ड पार्टनर्स एज केस में भी, यानी कि कह रहे हैं जब एडजस्टमेंट करेंगे कैपिटल का तो जो भी डिफरेंसेस आएंगे, ठीक है, या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो जो भी एडजस्टमेंट होगा वो अपन को किससे करना है, कैश से। इसने यहाँ पे बोल दिया, आगे कहानी समझ में क्लियर। चलिए, और यहाँ पे कह रहा है प्रिपेयर लेजर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, हमें इसमें लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है, मतलब सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद इसकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और उसके बाद अपन बनाएंगे इसमें बैलेंस शीट। क्लियर, चलिए अब सुनो ढंग से, पहले सबसे पहले अगर अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इसको ढंग से समझना। देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें रिवैल्यूएशन अकाउंट की, पॉइंट नंबर फर्स्ट, द फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड 5840, लॉस है, एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट टू फर्नीचर, एंट्री भी समझते चलो टू फर्नीचर, फर्नीचर में लिख दे 5840, ठीक, पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, एंड ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट इज रिटर्न ऑफ एज बैड, रिटर्न ऑफ कर दिया था पहले बैड डेट मान के, लेकिन उसने प्रॉमिस करा है वो 4000 रुपए देगा। अब यानी कि हमारी डेटर बढ़ गई, एंट्री हमारी क्या पोस्ट होगी, डेटर अकाउंट DR2 रिवैल्यूएशन, तो बाय डेटर 4000। पॉइंट समझ आ रहा है, कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी है? चलिए दो पॉइंट कंप्लीट। तीसरा ये कह रहा है दैट अ प्रोविजन ऑफ 2640 इज मेड फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल के लिए बनाना प्रोविजन, लायबिलिटी है, एंट्री पोस्ट होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR2 आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, तो यहां लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, और ये ध्यान रखना बैलेंस शीट में भी जाएगा, कितने का है 2640। क्लियर, बात समझ आ रही है अच्छे से। चलिए उसके बाद अगर अपन बात करें पॉइंट नंबर 4 की, इन्होंने कहा दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैविंग एप्रिशिएटेड टू ब्रॉट अप टू कितना, 1,13,820 तक, मतलब 1,13,820 रुपए तक बढ़ाना है। ठीक है, और पहले देखना कितना था, लैंड एंड बिल्डिंग थी 90,300 की। ठीक है, अब सुनिए 1,13,820 माइनस कराएंगे इसमें 90,300, ठीक है, तो ये आएगा 23,520, इतने रुपए से इंक्रीज हो गई तो अपन एंट्री क्या पोस्ट करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट DR2 रिवैल्यूएशन बाय लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, 23,520। क्लियर, बात समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब ये इसने कैपिटल के और गुडविल के बारे में, और ये एडजस्टमेंट है, इतने ही बस पॉइंट थे, अपने को प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना है। आगे कहानी समझ, 4 पॉइंट थे, 1 2 3 और 4, और चारों का एडजस्टमेंट कर दिए। अब प्रॉफिट लॉस निकालते क्या रहा है, तो देखो अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आएगा टू, प्रॉफिट ही आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जब हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिवैल्यूएशन के, एंट्री क्या पोस्ट करते हैं, कैपिटल इंक्रीज होती है पार्टनर की, एंट्री पोस्ट होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट DR2 पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, और कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, 6:5:3 में। अब यहाँ पे A B और C, ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयर। देखो अगर अपन यहाँ की बात करें तो इधर का टोटल देखो आप एक बार ढंग से, ये हो गया आपका 23,520 प्लस करेंगे इसमें 4,000, तो ये आएगा आपका 27,520, और उसमें से माइनस कराएंगे 5840 और माइनस कराएंगे इसमें से 2640, तो ये आएगा आपका 19040। बात समझ आ गई क्या, 19040 को अपन ABC में बांटेंगे, डिवाइडेड बाय 6 और 5 होते हैं 11, और 11 और 3 होते हैं 14, डिवाइडेड बाय करेंगे इसमें 14, ठीक है, और मल्टीप्लाई कराएंगे इंटू 6, ये आएगा 8160, इंटू कराएंगे 5, तो ये आएगा आपका 6800, इंटू कराएंगे 3, तो ये आएगा आपका 4080, ठीक है, और ये टोटल 27,520।
बोलो कोई दिक्कत है इसमें? ये तो रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो मेन पॉइंट क्या क्या था इसमें, एक इसका ध्यान रखना ओल्ड कस्टमर वाला। ये डेटर में हमारे 4000 रुपए इंक्रीज होंगे, लायबिलिटी में जो जब अपन बैलेंस शीट बनाएंगे तो डेटर में इंक्रीज करेंगे, और लायबिलिटी साइड में ये आउटस्टैंडिंग रिपेयर वो असेट साइड आएगा। ठीक, आगे कहानी समझ में? चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए प्रॉफिट को, और अपन आगे चलते हैं। अब इसके बाद अपन बनाएंगे इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो उसमें एडजस्टमेंट करना है। जितने भी पार्टनर होंगे उतने उसके अकाउंट बनाएंगे अपन अमाउंट के। ठीक है, अब सुनिए, चार पार्टनर है, चार कॉलम बनेंगे। पर्टिकुलर ए बी सी और नया पार्टनर डी। पर्टिकुलर ए बी सी और डी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल। अब समझना, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक बार चेक करना चालू है क्या? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक, अब सुनो, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन सबसे पहले इनके बैलेंस। ठीक है, 70800, 70800, उसका है 59700, और सी का दे रखा है 29100। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया पहला पॉइंट। सीक्वेंस वाइज करना है। अब अपन करेंगे रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया था वो इसमें अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन। तो देखो अब इसका जो आया पहले वाले का, इसका आया होगा आपका 8160, इसका आया होगा 6800, और इसका आया होगा 4080। ठीक है, ये लिख दिया, यानी 8160, 6800, 4080। ठीक है, ये दो पॉइंट। अब अपन करेंगे बैलेंस शीट पे पहले तो कोई प्रॉफिट लॉस गुडविल वगैरह सब बंद करेंगे। देखो इसमें अपने को एक जनरल रिजर्व नजर आ रहा है, यहां पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, अब जनरल रिजर्व अपने को पता है कितने का दे रखा है, 21000 का। डिवाइड करेंगे 6 और 5 11 और 3 14 का, डिवाइड करेंगे 14 का, मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें 6 का, तो ये आएगा 9000, 7500 और 4500। ठीक है, 9000, 7500 और 4500। ठीक, उसके बाद देखो और तो कुछ नहीं है इधर। नहीं, अब इधर आते गुडविल 10500 की दे रखी, बंद करेंगे। जब गुडविल पहले से दे रखी होती है ओल्ड, उसमें बांटते हैं तो उसको अपन डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री क्या पोस्ट करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। ठीक है ना, तो यहां पर लिखेंगे टू गुडविल, और 10500 को अपन को बंद करना है, तो 10500 डिवाइडेड बाय करेंगे 14 और इनटू कराएंगे 6, तो आएगा 4500, यह आएगा 3750, और ये आएगा 2250। ठीक, ये अपन ने कर दिया, यानी ये काम कंप्लीट। यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत? तो देखो अपन ने ये सारे काम तो कर दिए, गुडविल को कर दिया, जो रिजर्व एंड सरप्लस था वो मार दिया, रिवैल्यूएशन का जो है वो कर दिया। ठीक, अब ढंग से समझना ये क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 5 पर ध्यान से समझना, डी शुड बी ब्रिंग 29400, तो कैपिटल आया, तो जब कैपिटल आएगा तो अपने को पता है यहां पर लिखेंगे बाई कैश 29400, एंट्री क्या पोस्ट होगी, कैश अकाउंट टू डी गुडविल, खत्म। अब ये क्या लेके आया, 28140 की क्या लेके आया, गुडविल। और इस पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा कि किसने कितना कितना सैक्रिफाइस किया है, तो अपने को पता होना चाहिए कि जो ओल्ड रेशियो है ना वही क्या रहेगा, सैक्रिफाइस रेशियो रहेगा। अब ये गुडविल लेके आएगा तो एंट्री कैश अकाउंट टू गुडविल, और गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइस रेशियो, तो यहां पे लिखेंगे बाय गुडविल। बात समझ में आ गई? और सैक्रिफाइस रेशियो ये रहेंगे 653। ठीक है, तो यानी कि अपना 28140 में डिवाइड देंगे 14 का और मल्टीप्लाई कराएंगे 6 का, तो ये आएगा आपका 12060। ठीक है, इसका आएगा 10050, इसका आएगा 6030। ठीक, आगे का नहीं समझ में? तो ये अपन ने गुडविल कर दिया कैपिटल। अब यहां पे पॉइंट इस बात का है कि हमें एडजस्टमेंट करना कैसे, उसको ध्यान से समझना, वो अपन यहां पे समझा रहे हैं। इन्होंने बोला डी के बिहाफ पे एडजस्टमेंट करना है। देखो अगर अपन बात करें टोटल फर्म की कैपिटल की, ठीक है, तो यहां पे वर्किंग नोट बना रहा हूं, उसको ढंग से समझना। टोटल फर्म कैपिटल और डी के ब्याज पे चल रहा है, तो डी लेके कितना है जरा ढंग से समझना, 29400 की कैपिटल आया है। ठीक है,
29400 कितने रेशियो के लिए लाया? 1/8। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो टोटल फर्म की कैपिटल आ जाएगी 1 और 8 यहां लिख देंगे क्योंकि 1/8 है, 8 को ऊपर ले गए, रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, 29400 इंटू कराएंगे 8, तो ये आएगा टोटल फर्म की कैपिटल 235,200। बोलो ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब ढंग से समझना, इसको अपन कैसे करेंगे। पहले हमें इसका रेशियो निकालना पड़ेगा, न्यू रेशियो, और उसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सुन लो टोटल फर्म प्रॉफिट इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहां पे लिखेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू 1 में से 1/8 गए तो 7/8 बचेंगे। ठीक है, अब यहां पे समझना, अगर ए की बात करें तो 7/8 का रिमेनिंग, बी की बात करें 7/8 रिमेनिंग, और सी की बात करें 7/8 रिमेनिंग प्रॉफिट का कितना कितना रेशियो लेंगे। तो देखो 6/14 तो ये लेगा 6/14, ये लेगा 5/14 और ये लेगा 3/14। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, 7 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6/16, और ऐसे ही अपना 7 2 से कट जाएगा, तो ठीक है, तो ये आ जाएगा 5/16। ठीक है, अगर अपन इसकी बात करेंगे तो 7 2 से कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 3/16। ठीक है, 6 5 और 3, और ठीक है, और जो डी का दे रखा है वो तो अपने को पता ही है 1/8 है। क्लियर? आज का एनपीएसआर निकालने की कोशिश अगर अपन करें तो अपने को पता है एलसीएम आएगा 16। ठीक है, इसका 6 रेशियो 5 रेशियो 3 रेशियो 8 2 जा और 2 1 जा 2। आगे नहीं समझ में? तो 6 और 5 11 11 और 3 14 और 2 16। तो ठीक है, आगे समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब हमें इस वाले रेशियो में इस कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, 235,200 को 6532 में बांटेंगे। ठीक है, ये डी के ब्याज पे निकाला है, डिवाइडेड बाय करेंगे 16, और यहां पे लिखेंगे, ढंग से समझना इस एडजस्टमेंट को। यहां लिखा अपन ने टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, टू बैलेंस कैरिड डाउन यहां पे लिख दिया अपन ने, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अभी अपन ने डी के ब्याज पे निकाला है, तो 14,700 आ रहा है। 235,200 इसमें डिवाइड देंगे टोटल इन रेशियो का 16 का, डिवाइड करेंगे 16 यार 14,700 इंटू कराएंगे इसमें 6, तो आपको यहां पे मेंटेन करनी है इनको 8,200। ठीक है, डिवाइडेड बाय 16, तो यानी कि 235,200 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे तो 14,700 है। इसको अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे अपन 5 से, तो ये आएगा 73500। ठीक है, और मल्टीप्लाई कराएंगे इसका 3 से, तो ये आएगा 44,100। ठीक है, और अगर उसकी बात करेंगे तो 14,700 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 29,400, ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसका तो खत्म 29,400, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसने कहा था जो अब ये कैपिटल मेंटेन करनी है, और किसके ब्याज पे? डी की कैपिटल के ब्याज पे, न्यू पार्टनर की कैपिटल का एडजस्टमेंट कराए। अब जो भी डिफरेंस आएगा, या तो ये कैपिटल को विड्रॉ करेंगे या इनसे मंगवाई जाएगी। ठीक है, तो वो हमको कैश से एडजस्टमेंट करना है। तो सबसे पहले ढंग से समझना, सबसे पहले मैं एडजस्टमेंट करते हैं, पहले ए का देखते हैं। दो पहले ए के सीआर साइड को चेक करते हैं। 70,800 ये वाला, प्लस ऐड करेंगे 8160, प्लस करेंगे 9,000 और प्लस करेंगे इसमें 12060। अगर इधर के टोटल की बात करूं तो इनका आ रहा है 1,000,20। ठीक है, 1,000,20, और इधर की बात करें 88,200 और प्लस करेंगे 4,500, तो यहां का आ रहा है 92,700। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? इसका मतलब इनको लौटानी है कैपिटल, किसकी? ए की। जब ए की कैपिटल को लौटाएंगे, एंट्री पोस्ट होगी एज कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट, तो यहां पे लिखेंगे टू कैश बैलेंसिंग फिगर। ठीक, आगे बात समझ में? तो इस कितना लौटाएंगे? 1,000,000 में से 1,000,020 में से, तो 7,320 इनको लौटानी है। ठीक है, टोटल आ जाएगा 1,000,020 1,000,020। ठीक, बात समझ आ गई? अब बात कर लेते हैं बी के बारे में। तो पहले बी का अपन सीआर साइड का लगाते हैं। देखो 59,700 प्लस 6,800 प्लस करेंगे इसमें 7,500 प्लस करेंगे इसमें 1,050। इधर की साइड का जो टोटल आ रहा है इनका, वो आ रहा है 8,4050। ठीक है, ये आ रहा है। अब इधर की साइड का टोटल देखते हैं इनका, 7,3500 प्लस करेंगे 3,750। इधर की साइड का टोटल आ रहा है इनका 77,250। अब ढंग से समझना, इधर का आ रहा है 77,250 और उधर का आ रहा है 8,4050। इसका मतलब ये है कि यहाँ की साइड की कैपिटल की ज्यादा नहीं, तो इनको भी पैसा लौटाना पड़ेगा। अब कितना लौटाना पड़ेगा निकाल लेंगे डिफरेंस। 8,4050 में से लेस कराएंगे तो 6,800 इनको रिटर्न करना पड़ेगा, और दोनों साइड का टोटल हम यहाँ पे लिख देंगे 8,4050। ठीक, अब बात कर लेते सी के बारे में। तो सी का अपन इधर के ऐड करते हैं, पहले क्रेडिट साइड का 29,100 प्लस करेंगे 4,080 प्लस करेंगे 4,500 और प्लस करेंगे इसमें 6,030, तो ये आएगा 4,3,710। 4,3,710 ये आ रहा है इधर का। अब इधर की बात कर लेते हैं सी का, 4,4,4,100। ठीक है, एक तो ये और प्लस 2,250।
इधर का आ रहा है इनका 46350। अब इनका इधर की साइड का जाता है सी का, तो इनसे कैपिटल का पैसा मंगवाया जाएगा। कितना डिफरेंस का? 46350 में से इसको लेस करेंगे, तो इनका 46350 आ गया, उसमें से माइनस कराएंगे 43710, तो ये आएगा 2640। ठीक है, यहां पे लिखेंगे बाई कैश बैलेंसिंग फिगर, ये आएगा 2640। ठीक है, 2640 इनसे मंगाएंगे और बैलेंस शीट का इसको मतलब कैपिटल अकाउंट का टोटल करेंगे 46350। बात समझ में आ गई क्या? 46350 लिख दिया और ये आया बैलेंसिंग फिगर 2640। क्लियर है? अब इन दोनों को तो पेमेंट करना है और इनसे पैसा मंगाना है। आ रही बात समझ में? एडजस्टमेंट करा है ये रहा, टोटल फर्म की कैपिटल 29400 डी के ब्याज पर 1/8 के लिए आया था, रेसिप्रोकल कराए, टोटल फर्म की कैपिटल हो गई। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कराइए, इतनी मेंटेन करनी है। अब डिफरेंस जहां पे भी आएगा वहां पे आपको कैश, यहां आएगा तो टू कैश, वहां लिखेंगे तो भाई कैश, इधर आएगा तो पैसा मंगवा रहे और इधर है तो पैसा लौटा रहे। आगे गानी समझ में? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? और अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसकी बैलेंस शीट। ठीक है, इसका एक बार बैलेंस लिख लीजिएगा। ठीक है, ये बैलेंस लिख लो आप लोग। ठीक है, ये और इन दोनों बैलेंसेस को लिख लो। ठीक है, ये वर्किंग नोट है इसका। ठीक है, चलिए अब इसकी बनाएंगे अपन बैलेंस शीट। अब एक बार आप इसकी बैलेंस शीट देखिए। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। देखो सबसे पहले अपन ओल्ड बैलेंस शीट से स्टार्ट करेंगे। क्रेडिटर थे 37800, इससे रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं था, यहां पे एज इट इज लिख देंगे क्रेडिटर 37800। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरी बात करते बीपी, बीपी से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं था, तो एज इट इज लिख देंगे बीपी 12600। आ गई कहानी समझ में? जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब बात करते हैं कैपिटल के बारे में। अब सुन लो एक मिनट, पहले उससे कैपिटल से पहले एक बात आपको बता देते हैं। इसमें अपने को बताती है प्रोविजन आया था 2640 का, तो अपन ने बताया था इसमें यहाँ पे प्रोविजन बना, तो यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। कितने का? ये 2640 यहां पे लिखना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद अपन लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल, उसके नीचे ए बी सी और डी। इनकी कैपिटल देखो, 882000 73500 44100 और 29400। ठीक है, इसको ऐड करके लिख देंगे वहां पे 882000 प्लस करेंगे 73500 प्लस करेंगे 44100 और प्लस करेंगे 29400। ये आएगा 235400, 235200। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया पे। उसके बाद अपन बात है असेट साइड। अब देखो कैश की बात करें, मेन है कैश का, इसको थोड़ा सा ढंग से समझने की कोशिश करना। कैश देखो पहले से बैलेंस था 3780, पहला बात तो ये समझ में आ गई, 3780 पहले से बैलेंस था। डी क्या क्या लेके आया? तो गुडविल का पैसा लाया और एक लाया कैपिटल का। देखो ये रही, ये लेके आया 29400 28140। ठीक है, 29400 प्लस 28140, एक तो ये लाया। ठीक, तीन बात समझ में आ गई। पहले से बैलेंस था, डी कैपिटल है, डी गुडविल का पैसा लाया। ठीक है, दो पॉइंट। तीसरी बात करें, और सी से कितना पैसा और मंगवाया गया? 2640 और मंगवाया गया, प्लस करेंगे इसमें 2640। अच्छा, क्या क्या किस किस को पैसा लौटा गया? ए को लौटाया गया 7320, तो माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे 6800 जो बी को लौटाया गया। बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब इसका लिख देंगे एडलेस करके। तो देखो 3780 प्लस करेंगे 29400, ये डी की कैपिटल है, ये 28140 गुडविल है, का पैसा लेके आया 2640। ठीक है, इससे मंगवाया है सी से। ठीक है, और माइनस कराएंगे 7320 और माइनस कराएंगे इसमें 6800। ठीक है, तो आएगा 49840, 49840। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसमें? अब जरा इधर ध्यान दो, डेटर पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये डेटर का। अब समझना डेटर में क्या लिख रहे हैं अपन। ये डेटर अपने को पता है कितने के दे रखे हैं, 52920 के दे रखे हैं, और यहाँ पे एक डेटर ने प्रॉमिस करा है वो 4000 रुपए देगा, तो डेटर में ऐड होगा। ठीक है, तो 52920 प्लस 4000 करेंगे इसमें, तो ये आएगा 56920, 56920। ठीक, दो पॉइंट समझ आ गए। अच्छा, बात करते हैं स्टॉक। तो स्टॉक से रिलेटेड तो कोई इंफॉर्मेशन यहां पे अपने को नहीं मिली थी। ठीक है, तो स्टॉक को तो एज इट इज लिख देंगे।
तो स्टॉक अपना कितना 58,800। ठीक, बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, उसके बाद अपन बात करें फर्नीचर। फर्नीचर से रिलेटेड देखो डेप्रिसिएशन दे रखा था फर्नीचर। अब देखो फर्नीचर पहले से अपने को कितना दे रखा 14,700। ठीक है, उसमें से अपने डेप्रिसिएशन लेस करेंगे 5840 का, 5840। ठीक है, 14,700 माइनस करेंगे इसमें 5840। ठीक है, तो ये आएगा 8860। ठीक, बात समझा था फर्नीचर की। उसके बाद अपन बात करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग को रिवैल्यूट करा था इतने पर। ठीक है, तो एज इट इज लिख देंगे उसको, लैंड एंड बिल्डिंग। ये आएगा आपका 1,13,820, 1,13,820। ठीक, बात आ गई समझ में? ठीक, और जो गुडविल वाली बात थी, तो गुडविल तो खत्म। आगे कहानी समझ में? डेटर का एडजस्टमेंट था, एक अपन को जो प्रोविजन का करना था वो कर दिया, जो डेटर का एडजस्टमेंट था वो कर दिया, फर्नीचर के अंदर कर दिया और लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर कर दिया। ठीक है, अब इसका अपन टोटल करेंगे और एक बार आप टोटल देखो। अब देखो टोटल 37,800 प्लस करेंगे 12,600 प्लस करेंगे 2,640 और प्लस करेंगे इसमें 2,35,200। यह आएगा 288,240, 288,240 यानी 2,68,240। ऐसे उधर का करेंगे 49,840 प्लस करेंगे 56,920 प्लस करेंगे इसमें 58,800 प्लस करेंगे 88,60 और प्लस करेंगे इसमें 1,13,820। ठीक है, तो आएगा 288,240, 288 और 240। ठीक है, ये दोनों साइड के बैलेंस शीट का इक्वल आ गया बैलेंस। आगे गाड़ी समझ? अच्छा, पार्टनरशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बैलेंस शीट का इक्वल नहीं आएगा बैलेंस, तो आपका मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ कर दी है। ध्यान से एक एक पॉइंट का देखो। इसमें सबसे मेन पॉइंट था डेटर। बच्चे क्या करते हैं, डेटर का एडजस्टमेंट वहां तो कर देंगे, रेवोल्यूशन यहां नहीं करेंगे तो बैलेंस शीट नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है? और आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, ठीक है, इन सबका बैलेंस शीट में भी एडजस्टमेंट होता है रेवोल्यूशन के साथ साथ। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट था अपना कौन सा, यानी कि ओल्ड न्यू पार्टनर के ब्याह पर कैपिटल का एडजस्टमेंट। और इससे पहले जो लिया था वो ओल्ड पार्ट यानी कि न्यू पार्टनर का निकालना था किसके ब्याह पे, ओल्ड पार्टनर्स के ब्याह पे। ठीक है, दो एडजस्टमेंट कराए, ओल्ड पार्टनर्स के ब्याह पर कैपिटल का एडजस्टमेंट और ये वाला कराया न्यू पार्टनर्स के ब्याह पर कैपिटल का एडजस्टमेंट। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार आप इस चैप्टर का रिवीजन करें, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो अपन एक लेक्चर और लेंगे इसमें भी। ठीक है, जिससे कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए। इसमें ही अपन को कराना है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स वाला, जो एबीसी पार्टनर है और वही आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते थे। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो क्या क्या कंडीशंस रहती है वो भी अपन लेक्चर में लेंगे नेक्स्ट में। ठीक है, तब तक आप रिवीजन करें। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।